बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हीलू रांची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। हेलो, गुड मॉर्निंग। चलिए अपने टॉपिक हम लोग फिर से आगे बढ़ाते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाले पोर्शन में थे और इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग लीवर वाले ग्लैंड को आगे बढ़ा रहे थे। लीवर के स्ट्रक्चर को प्रीवियस क्लास में हमने समाप्त करा था और उसके बाद हम लोगों ने लीवर और बाइल के फंक्शंस को एक साथ लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे थे। तो चलिए उसी से हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं। तो पहला फंक्शन, कुछ लोगों के कंसर्न्स थे प्रीवियस क्लास में, मैंने देखा लास्ट में उन्होंने चैट में कुछ क्वेश्चन पूछने की कोशिश भी की थी, लेकिन मेरा ध्यान उस ओर नहीं जा पाया था। तो चलिए उन क्वेश्चंस को फिर से एक बार तेजी से हम लोग सॉल्व करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला प्रोसेस, जैसे लीवर क्या क्या कर सकता है, तो मैंने आपको बताया कि लीवर ग्लाइकोजेनेसिस नाम की एक प्रक्रिया को अंजाम देता है। तो ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में अगर कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसको फर्दर स्टोर करते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। तो क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल एराइज करता है कि आखिर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो उसके पीछे एक या दो वजह है। पहली वजह यह है कि ग्लूकोज, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज है ना, यानी हमारे शरीर को भी फिलहाल उसकी आवश्यकता नहीं है, तो बेहतर होगा कि उसे स्टोर करने की कोशिश की जाए। लेकिन अगर ग्लूकोज को ग्लूकोज के रूप में ही अगर स्टोर करने की कोशिश की जाएगी ना, तो जो उसके आसपास के सराउंडिंग सेल होंगे वो इस ग्लूकोज का इस्तेमाल कर डालेंगे और नतीजा फिर वो काम स्टोर तो होगा नहीं, फिर तो खर्च हो जाएगा। यानी कि ग्लूकोज के रूप में स्टोर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेल उसका इस्तेमाल कर लेंगे। नतीजा ग्लूकोज को क्या करना होगा? एक दूसरे रूप में कन्वर्ट करना होगा। ये भी कार्बोहाइड्रेट का एक दूसरा रूप है, उसका नाम होता है ग्लाइकोजेन। तो ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट करने से दो फायदे हो गए। पहला, उसके आसपास के जो सराउंडिंग सेल होंगे अब इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सेल तो ग्लूकोज के इस्तेमाल करते हैं, ग्लाइकोजन के इस्तेमाल तो नहीं कर पाते। तो नतीजा पहला फायदा, अब सेल इस ग्लाइकोजन के इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और दूसरा, ग्लूकोज की तुलना में इसने जो जगह भी है थोड़ा सा कम ही कंज्यूम किया, नतीजा ज्यादा मात्रा में अच्छे से स्टोरेज किया जा सकता है। तो इसी प्रोसेसिंग को हम लोग नाम देते थे, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने की प्रोसेसिंग को करते थे हम लोग ग्लाइकोजेनेसिस। लेकिन किस लिए ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में क्यों कन्वर्ट किया था? इसलिए किया था ना कि भविष्य में जब जरूरत पड़ेगी वापस उससे तोड़कर फिर से ग्लूकोज बनाए जाएंगे और शरीर के सेल उसका इस्तेमाल करेंगे। जस्ट अपोजिट, ग्लाइकोजेनेसिस का जस्ट अपोजिट प्रक्रिया का नाम होता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस यानी इसमें लोग क्या लिख सकते हैं? ग्लाइकोजन जिसको ऑलरेडी सेल में स्टोर करके रखा गया है, ग्लाइकोजन को वापस किसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा? तोड़ दिया जाएगा, ग्लूकोज में तोड़ दिया जाएगा। इसी घटना को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। नाम में ही आंसर है, ग्लाइकोजन को क्या करना है? लाइसिस करना। लाइसिस मींस तोड़ना है। देखिए लीवर इस चमत्कारी काम में था। अगला एक प्रोसेस मैंने आपको बताया था लाइपोजेनेसिस, है ना? लाइपोजेनेसिस, लाइपोजेनेसिस मतलब लिपिड बनाना है हमें। कैसे चीजों से लिपिड बनाना है जो कि लिपिड नहीं थे, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट के इन प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट है ना, इमेजिन कीजिए इंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब मैं आप लिख नहीं रहा हूं, क्या कुछ भी हो सकता है। कार्बोहाइड्रेट के इंड प्रोडक्ट कई रूप में होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, गैलेक्टोज होते हैं, फ्रक्टोज होते हैं ना। तो जो भी हो, जो इंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट है प्लस जो इंड प्रोडक्ट ऑफ किसके? इंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन है। इंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन क्या होता है? एमाइनो एसिड। तो इन चीजों को भी अगर कन्वर्ट करके लिपिड में बना दिया जाए, कन्वर्ट कर दिया जाए, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं लाइपोजेनेसिस। अब सवाल उठता है कि आखिर इन प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट और इन प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन को लिपिड में ही क्यों कन्वर्ट किया गया? लिपिड सबसे कम जगह घेरता है, यानी कि अगर ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट करके छोड़ दिया जाए तो ऑब्वियसली कम जगह घेरा होगा, लेकिन अगर लिपिड में किसी चीज को कन्वर्ट करके छोड़ा जाए ना तो काफी लंबे समय तक उसे स्टोर रखा जा सकता है, क्योंकि काफी कम जगह कंज्यूम करता है। तो ये भी एक टेक्निक है, बॉडी डिसाइड करेगा कि कितने दिनों बाद उसकी आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन इमेजिन कीजिए, जस्ट अपोजिट प्रोसेस का नाम लिखे थे हम लोग लाइपोलाइसिस। जस्ट अपोजिट प्रोसेस का नाम था लाइपोलाइसिस। अभी तो फिलहाल उसने लिपिड को स्टोर कर लिया। क्यों इस लिपिड को स्टोर किया? क्योंकि भविष्य में जरूरत होगी तो वापस उसका इस्तेमाल करेगा, चाहे तोड़ का इस्तेमाल करेगा या जला का इस्तेमाल करेगा। आपने एक चीज तो सुनकर रखा होगा, हालांकि इसी चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, सबसे ज्यादा एनर्जी कहां से निकलती है? लिपिड से ही निकलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से और 1 ग्राम प्रोटीन से जो एनर्जी निकलेगी, देखेंगे हम लोग, उससे लगभग 2 गुना ज्यादा एनर्जी किसमें छुपी हुई रहती है? लिपिड में। यानी कि सिरा सोचिए, अगर लिपिड को उसने स्टोर किया है और भविष्य में हमारे शरीर के सेल को एनर्जी की आवश्यकता पड़ गई तो बेहतर है कि इस लिपिड को जला करके एनर्जी बना लिया जाए। देखेंगे इसी चैप्टर में आगे बढ़ेगा। यानी लाइपोलाइसिस का मतलब क्या हो गया? लिपिड को तोड़ना है। अब लिपिड को तोड़कर जो भी बनाना होगा या उसको जलाना होगा, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको सिर्फ कहना है लिपिड को तोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं लाइपोलाइसिस। वैसे एक प्रक्रिया यहां पर क्या थी, नाम लिखे थे हम लोग ग्लूकोनियोजेनेसिस, है ना? ग्लूकोनियोजेनेसिस।
नाम में ही सारा काम छुपा रहता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस, क्या करना है? बनाना है। क्या बनाना है? ग्लूकोज बनाना है। किस तरीके से बनाना है? नए तरीके से बनाना है। तो ग्लूकोज, ग्लूकोज मतलब क्या? कार्बोहाइड्रेट नए तरीके से बनाना है। कार्बोहाइड्रेट नए तरीके से बनाने का मतलब क्या है? ऐसे चीजों से कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज को बनाना है जो कार्बोहाइड्रेट नहीं थे। तो क्या क्या कार्बोहाइड्रेट नहीं है? प्रोटीन का जो इन प्रोडक्ट है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, प्लस लिपिड को जो इन प्रोडक्ट है वो भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो जो प्रोटीन के इन प्रोडक्ट और लिपिड के इन प्रोडक्ट से अगर कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे, इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो इसी तरीके से मैं यहां पे लिख भी सकता हूं, फिर से लिख देता हूं मैं यहां पे, इन प्रोडक्ट ऑफ, किसके इन प्रोडक्ट हम लोग कहेंगे? इन प्रोडक्ट ऑफ लिपिड, प्लस इन प्रोडक्ट ऑफ, इन प्रोडक्ट ऑफ, किसके इन प्रोडक्ट हम लोग कह सकते हैं हम लोग? प्रोटीन। तो लिपिड और प्रोटीन के जो इन प्रोडक्ट होंगे, इसको किस में कन्वर्ट करना है? ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है। इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो मुझे जरूरत नहीं थी इन सारी चीजों को वापस रिपीट करने की, लेकिन मैंने देखा कि कई सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि आखिर क्यों कन्वर्शन कर भी रहा है, तो क्यों कर रहा है। तो कन्वर्शन जैसे यहां पर देख रहे होंगे, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया गया, उसी तरीके से कहीं ना कहीं ग्लूकोज को, दैट मींस कार्बोहाइड्रेट को लिपिड में कन्वर्ट किया गया है ना। उसी तरीके से लिपिड को वापस या प्रोटीन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट किया गया। ये कन्वर्ट इस आधार पर, इस बेसिस पे किया जाता है कि फिलहाल उसकी आवश्यकता है कि नहीं। अगर आवश्यकता नहीं है तो ऐसे रूप में कन्वर्ट कर देना होगा जिसको लंबे समय तक प्रिजर्व किया जा सके, और अगर आवश्यकता है तो वापस उसको तोड़कर अपने काम में ले लेना होगा। चाहे उसको तोड़कर छोटे रूप में बनाना होगा या उसे जलाकर इसमें एनर्जी बना लेना होगा। तो देखेंगे आगे कहीं ना कहीं आएगा। इसी तरीके से एक और प्रोसेस को हम लोगों ने समाप्त कर लिया था। उस प्रोसेस का नाम क्या रखे थे हम लोग? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इस प्रोसेस को ध्यान रखना, सबसे पहले शायद क्लास में मैंने उसी को पढ़ाया था, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या था? बड़े साइज के जो फैट के गोले होते हैं, जब इस बड़े साइज के फैट के गोले के ऊपर कौन काम करेगा? बाइल काम करेगा। चारों तरफ से क्या काम करेगा? बाइल। तो नतीजा बड़े साइज के फैट के गोले को क्या करेगा? छोटे छोटे गोलियों में कन्वर्ट कर देगा, जिससे कि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए। इसी घटनाक्रम को हम लोग कहते हैं हम लोग इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। हमेशा याद रखिएगा, इमल्सिफिकेशन और डाइजेशन बिल्कुल दो अलग अलग वर्ड हैं। इमल्सिफिकेशन का मतलब सिर्फ साइज में उसे छोटा करना होता है, ना कि उसके मॉलिक्यूल को ब्रेक करना होता है, सिर्फ साइज में। तो बड़े साइज के फैट के गोले को छोटे छोटे गोलियों में तोड़ दिया गया। इसी घटनाक्रम को हम लोग कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। कौन कर रहा है? बाइल कर रहा है। लेकिन बाइल में भी ऐसा कौन मौजूद है? ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया हुआ है। इस बाइल में कौन मौजूद है? बाइल सॉल्ट्स। तो इसी बाइल में मौजूद है बाइल सॉल्ट्स, और उसी बाइल सॉल्ट्स की वजह से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता है। एक चीज और मैंने आपको बताया होगा कि बाइल सॉल्ट्स की क्षमताओं को कौन बढ़ाते हैं? तो बाइल सॉल्ट्स की क्षमताओं को मोनोग्लिसराइड्स, फॉस्फोलिपिड्स और लेसिथिन बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। तो ये क्वेश्चन ऑलवेज आपको मिलेगा। दो तीन तरीके से यहाँ के क्वेश्चन दिख रहे हैं। इमल्सिफिकेशन किसने किया? बाइल। बाइल ने क्यों किया? क्योंकि उसमें बाइल सॉल्ट है। अब बाइल सॉल्ट की क्षमताओं को कौन बढ़ा सकते हैं? तो मोनोग्लिसराइड्स, फॉस्फोलिपिड्स और लेसिथिन बढ़ा सकते हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए थोड़ा सा अगले टॉपिक, अगले ऑप्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अभी कई सारे फंक्शंस बाकी है हमारे लीवर में, तो चलिए अगले फंक्शन की तरफ पहले बढ़ते हैं हम लोग। लीवर का अगला फंक्शन क्या हो सकता है? लीवर का जो अगला फंक्शन हो सकता है, जैसे कि लीवर के लिए, चलिए पहले मैं दो वर्ड यहां पे लिखता हूं। लीवर को हम लोग क्या कहते हैं ना? इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन कहते हैं। लीवर को हम लोग इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन कहते हैं। और इसी लीवर को हम लोग एक और नाम देंगे, हेमोलाइटिक ऑर्गन, है ना। लीवर को हम लोग हेमोलाइटिक ऑर्गन भी नाम देते हैं। हेमोलाइटिक ऑर्गन, नाम में ही सारा आंसर छुपा हुआ है। तो इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन, इरिथ्रो मतलब आरबीसी की बात कर रहा है, और पोइसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। टिश्यू वाला पोर्शन आपका मैंने ऑलरेडी समाप्त कर लिया। याद रखिए, टिश्यू में हम लोगों ने आरबीसी, डब्ल्यूसी और प्लेटलेट को बहुत ही डिटेल में पढ़ा हुआ है। उसमें पूरी प्रोसेसिंग हम लोग पढ़े थे कि आरबीसी कैसे बनता है, और आरबीसी बनने की घटना को हम लोग एक नाम दिया करते थे, इरिथ्रोपोइसिस। पोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। आरबीसी बनते हैं तो कहते थे इरिथ्रोपोइसिस, डब्ल्यूबीसी बनेंगे तो ल्यूकोपोइसिस, और प्लेटलेट बनते थे तो उसे हम लोग थ्रोम्बोपोइसिस नाम देते थे। दैट मींस पोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन की बात कर रहा है ना। तो इस पोर्शन को ऑलरेडी टिश्यू मैंने समाप्त किया हुआ है। तो यहां पर लिख रहे हैं कि लीवर का एक और फंक्शन है। लीवर का क्या फंक्शन है? लीवर को हम लोग इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन भी कहते हैं। दैट मींस लीवर के अंदर आरबीसी बनता है, यही कहना चाह रहे हैं। जरा सोचिए, लीवर के अंदर आरबीसी, सपोज कीजिए आरबीसी के फॉर्मेशन का क्वेश्चन रहा, आरबीसी के फॉर्मेशन का क्वेश्चन रहा, तो दो तरीके से यहां पर आंसर दिए जाते हैं। पहला तो बिफोर बर्थ, जन्म से पहले आरबीसी कहां पर बन रहा होगा, ये क्वेश्चन एकदम सेपरेट क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद में आरबीसी कहां बनते हैं। तो जब टिश्यू हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोग आफ्टर बर्थ वाले कंडीशन को पढ़ चुके हैं। जन्म के बाद में आरबीसी कहां बनता है, तो जन्म के बाद में जो आरबीसी थे कहां बनते थे?
बोन के अंदर जो बोन मैरो होता था, है ना, दो वैरायटी की थी, रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो, ऑलरेडी डिटेल आपका किया हुआ है। तो जन्म के बाद में आरबीसी कहां पर बनते हैं? जन्म के बाद में आरबीसी बनते हैं बोन मैरो वाले स्पेस में, जो कि बोन्स के अंदर है। रेड वैरायटी में तो कॉन्टिन्यूसली बनते ही हैं, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ती है तो व्हाइट जो बोन मैरो होते हैं, जिसको हम लोग येलो बोन मैरो भी कहा करते थे, वो भी रेड बोन मैरो में कुछ समय के लिए कन्वर्ट हो जाते थे और उसके अंदर भी आरबीसी की फॉर्मेशन होती थी। टिश्यू में इस पोर्शन को हम लोग ने ऑलरेडी कवर किया है, लेकिन अब हम लोग को कवर करना है बिफोर बर्थ का कंडीशन। जरा सोचिए, जेस्टेशन पीरियड कितने महीने में डेवलपमेंट होती है? एक चाइल्ड की फॉर्मेशन होते होते लगभग 9 मंथ्स लग जाते हैं। ऐसी 9 मंथ्स को हम लोग क्या बुलाते हैं? इस 9 मंथ को हम लोग बुलाते हैं जेस्टेशन पीरियड। हर महीने कुछ ना कुछ बनता है, हर महीने कुछ बनता है। क्लास 12 का सिलेबस जब आप पढ़ रहे हो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन करके एक चैप्टर आता है, तो उसमें देखिए एनसीईआरटी में ये भी मेंशन है कि किस महीने में क्या फॉर्मेशन होता है। तो बस उसके एक लाइन को मुझे आपको यहां पे याद दिलाने की जरूरत है। 9 मंथ्स की जेस्टेशन पीरियड, यानी जब तक 9 मंथ्स अंदर डेवलपमेंट यहां पर होते रहती है, सबसे पहले महीने में ही क्या बनता है? तो सबसे पहले महीने में ही ब्लड बन जाता है, हार्ट बन जाता है। यानी कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो आखिर अगर सबसे पहले महीने में अगर ब्लड बन रहा है तो कहीं ना कहीं तो बनने की शुरुआत हुई होगी। क्या लग रहा है? सबसे पहले महीने की जब प्रेगनेंसी के फेज रहे होंगे तो क्या उसके अंदर बोन्स आ गए होंगे? क्या बोन्स के अंदर के बोन मैरो आ गए होंगे? अभी तो आए ही नहीं होंगे, लेकिन फिर भी ब्लड तो बन रहा है। तो ब्लड कहां पर बनता है? कुछ खास जगह पर बनता है, और वही वो जगह होंगे जो आगे जाकर लीवर में कन्वर्ट हो जाएंगे। जरा सोचिए, तो ग्रोइंग जो एम्ब्रियो है, या आप जिसको फीटस भी कह सकते हैं, तो ग्रोइंग एम्ब्रियो या फीटस में जिस जगह पर सबसे पहली बार आरबीसी बनने की शुरुआत होती है, वो जगह क्या होता है? वही जगह आगे जाकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लीवर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं लीवर ही वो स्थान है, कह सकते हैं। हालांकि लीवर भी बनानी है, बार बार मैं कह रहा हूं, लीवर भी बनानी है। लीवर कब बन जाएगा? उस ग्रोइंग बच्चे के अंदर जेस्टेशन पीरियड में तीसरे महीने में लीवर की फॉर्मेशन होती है। तीसरे महीने में लीवर की फॉर्मेशन पूरी तरीके से होगी, मान लिया। लेकिन आखिर पहले महीने में लीवर भले ही ना हो, लेकिन आखिर ये तो जानकारी है ना कि आखिर जाके ये वाला कुछ खास पोर्शन है जो कि तीसरे महीने में जाके लीवर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा तो बिल्कुल होगा, साइंस तो इतना डेवलप है ही कि साइंस ने इसको जानकारी जुटा लिया होगा। तो एग्जैक्टली जो टिश्यू आगे जाके लीवर का फॉर्मेशन करते हैं, उसी स्थान पर आरबीसी की फॉर्मेशन होती है, और इसी वजह से लीवर को हम लोग क्या कह रहे हैं? इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन भी कहते हैं। कब के लिए कहते हैं? बिफोर बर्थ, यानी जन्म से पहले इसी लीवर में क्या होते हैं? आरबीसी बनते हैं, और जन्म के बाद आरबीसी कहां बनेंगे? बोन मैरो में बनेंगे। तो ये देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसको चाहे तो थोड़ा सा हम लोग और यहां पर फैला सकते हैं। चलिए 1 पॉइंट 2 पॉइंट और इसको फैलाते हैं। तो मैंने कहा ह्यूमन, अभी हम लोग किसकी पढ़ाई कर रहे हैं? अभी हम लोग ह्यूमन की पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग ह्यूमन आरबीसी की पढ़ाई कर रहे हैं ना, ह्यूमन आरबीसी की पढ़ाई कर रहे हैं। तो जन्म से पहले ह्यूमंस के आरबीसी कहां बनते हैं? लीवर में। और जन्म के बाद इसी ह्यूमन के आरबीसी कहां बनेंगे? बोन मैरो में। लेकिन एक छोटा सा यहां पे एक पेच फंसा हुआ है। जैसे ह्यूमन में एग, ह्यूमन फीमेल में हैं, या आप जिसको ओवम भी नाम से संबोधित करते हैं, उसके अंदर योल्क नहीं होता। पहले मैं आपको बता देता हूं योल्क क्या होता है। आपने अंडे देखे होंगे, है ना, जिस अंडे को लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस अंडे के अंदर येलो कलर का एक फ्लूइड होता है। उसी येलो कलर के कंटेंट को योल्क बुलाया जाता है। दैट मींस योल्क क्या होता है आप समझ सकते हैं। येलो कलर का एक फ्लूइड होता है जो कि जनरली एग या ओवम के अंदर पाए जाते हैं। बहुत सारे एनिमल्स में पाए जाते हैं, लेकिन ह्यूमन फीमेल में जो एग या ओवम होते हैं ना, उसके अंदर योल्क बिल्कुल ही नहीं होता। उसके अंदर योल्क बिल्कुल नहीं होता, और इस तरीके एक को हम लोग कहा करते हैं एलिसिथल। इस तरीके एक को हम लोग कहा करते हैं एलिसिथल। ए का मतलब ये होता है एब्सेंस। किसी भी वर्ड के आगे अगर आपने ए जोड़ दिया तो ए का मतलब होता है एब्सेंस। तो एब्सेंस ऑफ योल्क इज कॉल्ड एलिसिथल। दैट मींस ह्यूमन एग या ओवम तो एलिसिथल होते हैं। लेकिन वैसे एनिमल्स जिनके एग यानी ओवम में योल्क होते हैं, ध्यान रखिएगा, यही एक छोटा सा पेच है। वैसे एनिमल्स जिनके एग यानी ओवम में योल्क होते हैं, उनमें आरबीसी सबसे पहले योल्क में ही फॉर्मेशन की शुरुआत होती है। अगर योल्क नाम का फ्लूइड होता होगा, मान लेते हैं किसी एनिमल में के अंडे के अंदर योल्क नाम का, दैट मींस येलो कलर का एक फ्लूइड है, तो उस येलो कलर के फ्लूइड को होल्ड करने के लिए ना एक स्पेस होता है, एक थैली होता है, उसे कहा जाता है योल्क सैक, है ना। तो योल्क सैक एक ऐसी थैली होती है जो कि येलो कलर के योल्क नाम के फ्लूइड को स्टोर करता है। तो वैसे एनिमल्स जिनके पास योल्क सैक है, और योल्क सैक के अंदर येलो कलर का एक फ्लूइड दैट मींस योल्क है, आरबीसी सबसे पहले वहीं पर बनने की शुरुआत होती है। लेकिन ह्यूमंस में क्या है? योल्क सैक तो होता है, थैली तो होती है, लेकिन थैली के अंदर योल्क नहीं होता। जब योल्क होता ही नहीं तो आरबीसी वहां बनता भी नहीं। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से यहां पर पढ़ना होगा कि किस एनिमल में पूछ रहा है। मान लेते हैं आपको क्वेश्चन पढ़ के ऐसा कभी इमेजिन हो गया कि एक ऐसे एनिमल की जानकारी पूछ रहा है जिसमें योल्क सैक भी है और योल्क भी है, मान लिया योल्क है,
तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन में आपको योल्क भी हो और ऑप्शन में आपको लीवर भी हो तो आप किसको चुनेंगे? तब आप योल्क को चुनेंगे, ना कि लीवर को। तो वैसे एनिमल्स जिनमें योल्क है, आरबीसी सबसे पहले योल्क सैक के योल्क में बनेगा। वैसे एनिमल जिनमें योल्क नहीं है, आरबीसी सबसे पहले लीवर में बनेगा। तो ये एक छोटा सा पेंच यहां पर है। तो ह्यूमन में तो ओब्वियसली योल्क नहीं है, तो आरबीसी कहां बनेगा? लीवर में। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा एक पेंच यहां पर छुपा हुआ था। तो दैट मीन्स हम लोग तो लीवर पढ़ रहे हैं ना, तो क्या लीवर को हम लोग इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि आखिर जन्म से पहले ही सही, कुछ ही वक्त के लिए सही, लेकिन लीवर में आरबीसी फॉर्मेशन हो रहे थे, इसलिए लीवर को हम लोग इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन बुलाते हैं। फिनिश्ड हो गया, इस पॉइंट में और कुछ नहीं समझाना। अगले पॉइंट पर आते हैं, हेमोलाइटिक ऑर्गन। आरबीसी बनाने को कह रहे थे हम लोग इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन, और ठीक उल्टा आरबीसी तोड़ना, दैट मींस आरबीसी के अंदर मौजूद हेमोग्लोबिन को भी तोड़ेंगे, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देंगे? इसको हम लोग कहेंगे हेमोलाइटिक, हेमोलाइसिस कहते हैं। और लीवर एक हेमोलाइटिक ऑर्गन भी है। जरा सोचिए, जन्म से पहले जिस लीवर में आरबीसी बन रहे हैं ना, जन्म के बाद इसी लीवर में आरबीसी तोड़े भी जाते हैं। बहुत सटीक चीज है। फिर से इस लाइन को मैं रिपीट कर रहा हूं, जन्म से पहले जिस लीवर में आरबीसी बनते हैं, ठीक अपोजिट जन्म के बाद उसी लीवर में आरबीसी तोड़े भी जाते हैं। यानी हम लोग लीवर में आरबीसी को टूटने की प्रक्रिया कैसे हो रही होगी, ये अभी देखने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो लीवर के अंदर आरबीसी कैसे टूटता है, शायद मैंने टिश्यू में इसको पढ़ा भी दिया है, लेकिन मुझे ध्यान नहीं आ रहा। अगर टिश्यू में मैंने पढ़ा दिया है कि किस तरीके से बाइल पिगमेंट बने थे, आपसे मुझे रिप्लाई कर दें, और टिश्यू मैंने नहीं पढ़ाया है तो मैं इसको आगे पढ़ाता हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जस्ट मुझे ये आप बता दें कि क्या हम लोग हेमोग्लोबिन के टूटने की प्रक्रिया और बाइल पिगमेंट के बनने की प्रक्रिया को पढ़े हैं या नहीं पढ़े टिश्यू पोर्शन में? ओके, ठीक है। तो वी हैव कंप्लीटेड इट। तो हम लोग इस प्रोसेसिंग को पढ़ चुके हैं। सिर्फ तब मैं मुंह से बोल देता हूं, आगे मुझे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू, आपने याद दिलाया। तो हमने आरबीसी को तोड़ा होगा, आरबीसी के अंदर से हेमोग्लोबिन निकले होंगे, फिर हमने हेमोग्लोबिन को तोड़ा होगा। हेमोग्लोबिन को तोड़ा होगा तो दो चीज बने होंगे, एक बना होगा हीम, एक बना होगा ग्लोबिन। ग्लोबिन को फिर हमने तोड़ा होगा तो उसे अमीनो एसिड बनाकर निकाल दिया होगा। लेकिन जब हीम को मैंने तोड़ा होगा तो दो कंपोनेंट बने होंगे, एक बना होगा हेमोसाइड्रिन, एक बना होगा बाइल पिगमेंट। हेमोसाइडिन क्या है? आयरन कंटेनिंग पोर्शन रहा होगा, जिसको हमने वापस रिसाइकिल करके हम लोग लेकर चले गए होंगे बोन मैरो में, जिसका इस्तेमाल करके एक नए हेमोग्लोबिन को बनाकर उसे आरबीसी के अंदर डाल दिया जाएगा। और साथ में जो बाइल पिगमेंट्स बने होंगे, इन बाइल पिगमेंट्स को कहां डाल दिया गया? लीवर ने उसे बाइल के अंदर डाल दिया। अब बाइल के साथ बाइल पिगमेंट को रिलीज कहां किया? तो उसको रिलीज किया गया है ड्यूोडेनम में। ड्यूोडेनम से होकर जब बाइल पिगमेंट स्मॉल इंटेस्टाइन से होकर आगे बढ़ेगा तो बाइल पिगमेंट के साथ वही घटना घटेगी, या तो इसका एब्जॉर्प्शन होगा या तो इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। अगर इसका एब्जॉर्प्शन होगा बाइल पिगमेंट का, तो बाइल पिगमेंट पहुंच जाएंगे ब्लड के प्लाज्मा पोर्शन में। ब्लड का प्लाज्मा पोर्शन स्ट्रॉ येलो कलर का दिखने लगेगा। यही वजह है कि ब्लड का प्लाज्मा येलो दिखता है। और यही ब्लड का प्लाज्मा जब किडनी से होकर गुजरेगा तब तक इसे एक नए रूप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, इसका नाम होगा यूरोबाइलिनोजेन। नतीजा यूरिन भी येलो दिखेगा। और अगर बाइल पिगमेंट का एब्जॉर्प्शन अगर स्मॉल इंटेस्टाइन से नहीं हुआ होगा तो ये लार्ज इंटेस्टाइन से होकर प्रोसेसिंग करेगा, आगे बढ़ेगा, और तब तक इसे एक नए पिगमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, नाम होता है स्टर्कोबाइलिनोजेन। नतीजा स्टूल का कलर भी येलो हो जाता है। तो लास्टली आपको मैंने ये साबित वहां पर किया होगा कि आरबीसी को तोड़ेंगे, हेमोग्लोबिन को तोड़ेंगे तो बाइल पिगमेंट बनेंगे, और बाइल पिगमेंट बनेंगे तो इसी बाइल पिगमेंट की वजह से ब्लड का प्लाज्मा भी येलो दिखता है, यूरिन भी येलो दिखते हैं, और स्टूल भी येलो नजर आते हैं। तो ये एक छोटा सा पोर्शन ऑलरेडी हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। यस, बाइल पार्ट वी हैव स्टडीड इट। कुछ लोग बोल रहे हैं नो सर, लेकिन एक बार और थोड़ा रिवीजन करा देते। रिवीजन करा दिए। बाइल वाला डाउट है, नो नहीं पढ़े हैं। ये कैसे हो सकता है? एक ही क्लास में कई लोग पढ़े हों, कई लोग नहीं पढ़े हों, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। चलिए मैं उसकी व्यवस्था कर दूंगा, आपको वीडियो लेक्चर जो है सर से बोलकर अवेलेबल करा दूंगा, है ना। आप भी ग्रुप में डाल दें, आपको लेक्चर मिल जाएगा। तो फिलहाल मुझे आपने रिवाइज करने के लिए कहा, मैंने उससे रिवाइज तो कर ही दिया यहाँ पर, है ना। आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, आप उसमें से रिवाइज कर सकते हैं। हम लोग समय बचाना तो होगा ही, यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग काफी स्लो ही चल रहे हैं हालांकि। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो बाइल पिगमेंट्स कहां से आते हैं?
बाइल पिगमेंट्स बनते हैं पुराने आरबीसी, और पुराने आरबीसी के अंदर मौजूद हेमोग्लोबिन को तोड़ने की वजह से बाइल पिगमेंट्स बना करते थे। तो बाइल पिगमेंट हेमोग्लोबिन तोड़ने से बनते हैं। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद रखना होगा। तो जरा सोचिए सबसे ज्यादा बाइल पिगमेंट कहां बनते हैं, क्वेश्चन रहेगा। तो याद कीजिए टिश्यू में खास टिश्यू हम लोगों ने पढ़ा था, उसका नाम था रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में एक टिश्यू आपको मैंने पढ़ाया होगा रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, और रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल में मैंने आपको लिखा होगा ये जितने भी रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के मेंबर होते हैं उन सबके अंदर रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो जब रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू में आपको मैंने एग्जांपल में रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम पढ़ाया होगा तो उसमें कई सारे ऑर्गन्स के नाम मैंने लिखे होंगे, जैसे लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो, थाइमस, टॉन्सिल्स, अपेंडिक्स, पियर्स पैचेस, ऐसे बहुत सारे नाम मैंने लिखे होंगे। तो जितने भी नाम अभी फिलहाल मैंने बोले, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो, टॉन्सिल्स, थाइमस, पियर्स पैचेस, अपेंडिक्स, ये सब जितने भी नाम मैंने यहां पर बोले, इन सारे जगहों पर पुराने आरबीसी को तोड़ने की क्षमता होती है। इन सारे जगहों पर अगर पुराने आरबीसी को तोड़ने की क्षमता होती है, यानी हेमोग्लोबिन को भी तोड़ने की क्षमता होती है, और अगर इन सारे जगहों पर अगर हेमोग्लोबिन को तोड़ने की क्षमता होती है तो इन सारे जगहों पर क्या बन सकते हैं, सारे जगहों पर बन सकते हैं बाइल पिगमेंट। लेकिन सबसे ज्यादा ये घटना कहां घटती होगी, सबसे ज्यादा ये घटना लीवर के अंदर ही घटती है। क्यों? क्योंकि लीवर तो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी है, सबसे बड़े साइज का है, सबसे ज्यादा पुराने आरबीसी लीवर के अंदर तोड़े जाते हैं। तो यही वजह है कि लीवर के अंदर सबसे ज्यादा आरबीसी और हेमोग्लोबिन तोड़े जाते हैं और बाइल पिगमेंट प्रोड्यूस होते हैं। और बाइल पिगमेंट क्या होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट। नतीजा लीवर क्या करता है, उसे अपने बाइल के साथ मिला करके रिलीज कर देता है ड्यूडेनम में, जिससे शरीर उससे अपने से बाहर निकालने में लास्टली सफल हो सके। लेकिन इसी पर एक छोटा सा पेच है, आपको मैं शायद पहले बताया होगा, फिर से मैं यहां पर बता देता हूं। जैसे एनसीईआरटी में एक जगह लिखा मिलता है, स्प्लीन इज नोन एज ग्रेवयार्ड फॉर आरबीसी। स्प्लीन को क्या कहते हैं हम लोग, कहते हैं हम लोग ग्रेवयार्ड फॉर आरबीसी, मतलब आरबीसी की कब्रगाह कहते हैं। तो आखिर क्यों, जब सबसे ज्यादा आरबीसी और हेमोग्लोबिन जब लीवर में तोड़े जाते हैं तो फिर स्प्लीन को ग्रेवयार्ड फॉर आरबीसी क्यों कहते हैं? उसके पीछे बस एक ही लाइन का आंसर आप ये दे सकते हैं कि लीवर के तो कई सारे फंक्शंस हैं। लीवर तो फंक्शंस का भंडार है, हम लोग देख रहे हैं ना। तो लीवर के तो कई सारे फंक्शंस हैं और पुराने आरबीसी और हेमोग्लोबिन को तोड़ना ये भी बस एक फंक्शन ही है लीवर का। लेकिन स्प्लीन का तो यही इकलौता सबसे बड़ा फंक्शन है कि ब्लड को स्टोर करना और पुराने आरबीसी को तोड़ना। क्योंकि स्प्लीन में पुराने आरबीसी और हेमोग्लोबिन को तोड़ना सबसे मुख्य फंक्शन है, या आप कह सकते हैं इकलौता सबसे बड़ा फंक्शन है, इसलिए स्प्लीन को हम लोग ग्रेवयार्ड फॉर आरबीसी कहते हैं। हालांकि सच ये है कि स्प्लीन की तुलना में लीवर के अंदर आरबीसी और हेमोग्लोबिन कई गुना ज्यादा तोड़े जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, बाइल पिगमेंट्स लीवर में इसलिए सबसे ज्यादा बनते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा ब्लड लीवर में ही तोड़े जाते हैं। चलिए ठीक है, सबका अब लगभग हो गया, मैंने रिवाइज भी यहां पर काफी ज्यादा कर दिया। आगे बढ़ते हैं, अगले फंक्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कुछ फिर से मैं कुछ नाम लिख रहा हूं, है ना। जैसे एक नाम मैंने यहां पर लिख दिया हिपैरिन, मैंने एक नाम लिख दिया हिपैरिन। चलिए एक और पॉइंट में दो और नाम यहां पे लिखते हैं। एक का नाम है फाइब्रिनोजेन और एक का नाम है प्रोथ्रोम्बिन। तो ये देखिए कुछ नाम मैंने लिखा, कईयों के दिमाग में तो नाम आराम से दौड़ गया होगा कि इन सारे नामों का आपने कहां सुना हुआ है। ये जो भी चीज नाम लिखे गए ना हमारे ब्लड में ही मौजूद है ना। ये जो भी नाम है कहां मौजूद है, हमारे ब्लड में मौजूद है। यानी कि ब्लड में जरा सोचिए, ब्लड में हिपैरिन मौजूद है और उसी ब्लड में क्या मौजूद है, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन भी मौजूद है, हमारे ही ब्लड में है। जरा सोचिए, अगर ब्लड में अगर हिपैरिन है, अगर हमारे ब्लड में हिपैरिन है तो हिपैरिन क्या करता है, हिपैरिन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक एंटी कोएगुलेंट बोलते हैं। हिपैरिन क्या है, हिपैरिन एक एंटी कोएगुलेंट है। नतीजा हमारे ब्लड वेसल के अंदर जब ब्लड फ्लो करता है तो ब्लड नहीं जमेगा, जरूरी भी है क्योंकि ब्लड वेसल के अंदर ब्लड जम गया तब तो मौत हो गई, समझिए, है ना। तो जरा सोचिए, हमारे जब तक ब्लड हमारे शरीर के अंदर है, जब तक ब्लड वेसल्स के अंदर से क्रॉस कर रहा है वो नहीं जमता, आराम से फ्लो करता है। क्यों आराम से फ्लो करता है, क्योंकि उसमें मौजूद है हिपैरिन। हिपैरिन क्या है, एक एंटीकोगुलेंट है जो उसे जमने नहीं देता। बनाया किसने है, लीवर ने। तो इस सबसे कितने महत्वपूर्ण केमिकल को हम लोग पढ़ रहे हैं, नाम है हिपैरिन। हिपैरिन बनाया किसने, हिपैरिन को लीवर ने ही बनाया हुआ है और लीवर ने ही बना के इसको ब्लड में ऐड किया हुआ है। जरा सोचिए, अगर लीवर फंक्शनल ना हो तो हिपैरिन नहीं बनेगा और हिपैरिन नहीं बनेगा तो ब्लड में नहीं पाया जाएगा, और ब्लड में नहीं पाया जाएगा तो ब्लड हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर ही जम जाएंगे और व्यक्ति की मौत हो जाएगी। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट काम, कितने इंपॉर्टेंट काम को लीवर अंजाम दे रहा है। ठीक विपरीत लीवर ने और क्या बनाकर रखा है, तो लीवर ने फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन जैसे मॉलिक्यूल्स को भी लीवर ने ही बनाकर रखा हुआ है। अब बनाकर क्या किया, ब्लड में डाल दिया। तो जिस तरीके से लीवर ने हिपैरिन को बनाकर ब्लड में डाला था, उसी तरीके से लीवर ने फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन को बनाकर क्या किया, ब्लड में डाल दिया। और ये भी हमारे ब्लड में मौजूद है।
और देखिए कितना जबरदस्त काम करते हैं। अगर कहीं पर छोटी मोटी कट लग जाए, इंजरी हो जाए, तो ब्लड बाहर निकलता है। ऑलरेडी आप जानते हैं ब्लड निकलेगा। अब ब्लड बाहर निकलने के बाद आपने देखा होगा कि थोड़ी देर के बाद वो जम जाता है। क्यों जम जाता है? क्योंकि उसी ब्लड में मौजूद है फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। ये क्या हो जाएंगे? एक्टिवेट हो जाएंगे और एक्टिवेट करके ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। काफी डिटेल में हम लोग को पढ़ना है ना। कहां पढ़ेंगे हम लोग? इससे हम लोग बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर में पढ़ेंगे, जहां पर ब्लड क्लॉटिंग का मामला आएगा। तो फिलहाल बस मैं उस लाइन को सिर्फ यहां पर पुट कर रहा हूं और कुछ नहीं। डिटेल में तो हम लोग को पढ़ना बाकी है। तो जरा सोचिए, लीवर ने ही हेपेरिन बनाकर ब्लड में डाला हुआ है, उसी लीवर ने ही फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन को भी मिलाकर बना करके ब्लड में मिला दिया गया है। और सोचिए, अगर लीवर ना हो तो हेपेरिन भी नहीं होगा, मतलब ब्लड वेसल के अंदर ब्लड जम जाएगा, और लीवर ना हो तो फाइब्रिनोजेन प्रोथ्रोम्बिन होगा, मतलब जब ब्लड बाहर निकलेगा तो निकलता ही रह जाएगा, ब्लड क्लॉट ही नहीं होगा, फिर से मौत हो जाएगी, है ना। तो जरा सोचिए लीवर कितने इंपॉर्टेंट फंक्शन को अंजाम दे रहा है। तो अगला हम लोग का आंसर यही होगा कि लीवर फॉर्म्स हेपेरिन व्हिच इज ए काइंड ऑफ एंटीकोगुलेंट एंड व्हिच प्रिवेंट्स क्लॉटिंग ऑफ ब्लड विद इन आवर ब्लड वेसल्स। और इस लाइन में हम लोग क्या बोल सकते हैं? लीवर आल्सो फॉर्म्स फाइब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन, बोथ ऑफ दीज आर इन इनएक्टिव फॉर्म, एंड जस्ट आफ्टर एन इंजुरी both of these inactive form they gets activated and they further helps in blood clotting। जो सिंपल सी प्रक्रिया है यहां पर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले फंक्शन पर आते हैं। लीवर और क्या कर सकता है? पहले भी मैंने कह दिया कि लीवर के पास एंजाइम की कमी नहीं है। अगर सोचिए ना, लीवर इतने सारे चीजों को बना रहा है तो बगैर एंजाइम के होते होंगे क्या? कोई एक स्टेप का रिएक्शन होता होगा? काफी लंबे चौड़े रिएक्शंस होते होंगे। तो कितने आसानी से हम लोग एक लाइन बोलकर आगे निकल गए। यही तो मेडिकल साइंस है। इसी को तो मेडिकल डॉक्टर्स लोग को अच्छे से डिटेल में आपको पढ़ना होगा। हेपेरिन कैसे बना होगा, आपको यहां पर सिर्फ ये बताकर हम छोड़ रहे कि लीवर ने हेपेरिन बनाया, लीवर ने फाइब्रिनोजेन प्रोथ्रोम्बिन बनाया। मेडिकल साइंस में यही पढ़ाई होती है कि लीवर ने कैसे बनाया, उसके हर एक स्टेप को, हर एक प्रोसेसिंग को सीखना होगा, तभी तो बीमारी का पता चलेगा और तभी तो इलाज भी होता होगा, है ना। तो चलिए, मेडिकल साइंस इज फर्दर प्रोसेसिंग, इसको हम लोग आगे नहीं बढ़ा रहे। लेकिन अगले पॉइंट पर आते हैं। फिर से जस्ट हमने कहा लीवर के पास एंजाइम की कोई कमी नहीं है। लीवर के पास इतने एंजाइम्स हैं जितने शरीर में और कहीं हैं ही नहीं, तभी तो लीवर इतनी सारी घटनाओं को अंजाम दे रहा है ना। लेकिन क्या लीवर कोई भी एंजाइम निकालता है? लीवर एक भी एंजाइम नहीं निकालता। नतीजा एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है, बट बाइल हैज नो एंजाइम। काफी फेमस लाइन है, अक्सर क्वेश्चन में मिलता भी है। बाइल में कोई एंजाइम नहीं है, लेकिन लीवर हैज नो एंजाइम्स। क्या सही होगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। बाइल हैज नो एंजाइम, लीवर के पास एंजाइम भरे पड़े। चलिए, अभी कोई क्वेश्चन नहीं है तो अगले पॉइंट पर हम लोग चल रहे थे। अगला पॉइंट क्या कह सकते हैं? एक एंजाइम का नाम लिख लेते हैं। उस एंजाइम का नाम है कैरोटिनेज, है ना। एक एंजाइम का नाम लिख रहे हैं, उस एंजाइम का नाम है कैरोटिनेज। एंजाइम की पहचान क्या होती है? देखिए लास्ट में एस अगर रहता है तो इसे एंजाइम में समझते हैं, है ना। तो लीवर के पास ऐसे ही एक एंजाइम, उस एंजाइम का नाम क्या है? कैरोटिनेज। काफी महत्वपूर्ण एंजाइम है। जैसा आपने सुना होगा, अक्सर लोग कहते हैं कि अगर आंखों की रोशनी कमजोर हो तो लोग आपको सलाह दे डालते हैं कि गाजर खाइए, है ना। लोग क्यों कह डालते हैं कि गाजर खाइए? क्या गाजर से आंखों की रोशनी का कोई संबंध है? बिल्कुल सीधा संबंध है, बिल्कुल सीधा संबंध। चलिए साबित करते हैं कैसे। तो अगर आपने गाजर खाया होगा तो गाजर के अंदर एक पिगमेंट होता है, उस पिगमेंट का नाम होता है कैरोटीन पिगमेंट। गाजर को क्या कहते हैं? कैरेट। अगर गाजर को इंग्लिश में कैरेट कहते हैं तो उसके अंदर पाया जाने वाले पिगमेंट को मिलता जुलता नाम देंगे। उस पिगमेंट का नाम देखते हैं हम लोग, कैरोटीन पिगमेंट। तो चलिए मैं यहां पर लिखता हूं कैरोटीन पिगमेंट ऑफ कैरेट, कैरोटीन पिगमेंट ऑफ कैरेट। यानी कि अगर हम लोग गाजर खाएंगे तो गाजर के साथ क्या खा रहे हैं? उसके अंदर मौजूद कैरोटीन पिगमेंट भी हमारे शरीर के अंदर जाएगा। तो अगर कैरेट के साथ जब कैरोटीन पिगमेंट अंदर जाएगा तो कभी ना कभी हमारे एलिमेंट्री कैनाल से गुजरेगा। तो लास्टली कैरोटीन पिगमेंट का क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। किसी भी चीज का एब्जॉर्प्शन होता है तो एक समय ऐसा आएगा जब कैरोटीन पिगमेंट को एब्जॉर्ब करके कहां लेकर चले जाएंगे? लीवर में जाएंगे, और लीवर बहुत खुश होगा। तो लीवर के अंदर कैरोटीन नाम का पिगमेंट पहुंचा, लीवर बहुत खुश हुआ। क्यों खुश हुआ? क्योंकि लीवर के पास एक एंजाइम, उसका नाम है कैरोटीनेज। तो गाजर में मौजूद कैरोटीन पिगमेंट को कैरोटीनेज एंजाइम क्या करेंगे? डायरेक्टली विटामिन ए में कन्वर्ट कर देते, है ना। नतीजा लास्टली यहां पर क्या बन जाएगा? सीधा बन जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए, जरा सोचिए, लीवर विटामिन ए बना डाला, लेकिन शर्त क्या है? क्या हर चीज से बनाएगा? नहीं, शर्त बस एक ही है, गाजर खाना होगा, क्योंकि गाजर में जाएगा कैरोटीन पिगमेंट, और कैरोटीन पिगमेंट जब एब्जॉर्ब होकर लीवर में पहुंचेगा तो कैरोटीनेज एंजाइम की मदद से उसे विटामिन ए में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और आपने ऑलरेडी सुना हुआ है, आई में रेटिना होते हैं, रेटिना में रॉड्स एंड कोन्स होते हैं, और रॉड्स के अंदर क्या पाया जाता है? रोडोप्सिन नाम का पिगमेंट होता है, और रोडोप्सिन पिगमेंट विटामिन ए से ही बनता है। यानी जब लीवर ने विटामिन ए बनाया तो किस पिगमेंट को बनाना आसान हो जाएगा? इसी विटामिन ए का इस्तेमाल करके रोडोप्सिन पिगमेंट बनाना आसान हो जाएगा। और रोडोप्सिन पिगमेंट अगर अच्छे से बनेंगे तो रॉड्स नाम के सेल अच्छे से काम करेंगे, और रॉड्स नाम के सेल अगर आई के अच्छे से काम करेंगे तो कम रोशनी में यानी अंधेरे में भी काफी बेहतर दिखाई पड़ता है।
जिसको हम लोग डिम लाइट विजन कहते हैं या नाइट विजन कहते हैं या नॉकटर्नल विजन कहते हैं, है ना। तो देखिए कितना जबरदस्त एक काम होते हुए देखा जा रहा है। लोगों को खासकर अगर रात के समय में देखने की अगर परेशानी महसूस हो रही होगी तो उसे गाजर खाना चाहिए। इसका डायरेक्ट संबंध यहां पर नजर आता है, किस तरीके से प्रोसेसिंग होती है। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो लीवर क्या बना सकता है? लीवर एक खास विटामिन बनाने की क्षमता रखता है। उस विटामिन का नाम क्या है? विटामिन ए। चलिए, जब विटामिन ए की जब बात चल ही रही है तो क्यों ना एक और विटामिन की संग संग बात कर लीजिए, हालांकि उसकी यहां पर जरूरत है नहीं। हमारे शरीर के पास बस 2 ही विटामिन को बनाने की क्षमता है। हमारे पूरे शरीर के पास बस 2 ही विटामिन को बनाने की क्षमता है, अदरवाइज बाकी विटामिन को हम लोग को बाहर से खाना होगा, है ना। लेकिन 2 विटामिन हमारा शरीर बना सकता है। पहला तो मैंने बता दिया विटामिन ए कहां पर बनता है, कैसे बनता है, लीवर बना सकता है। और दूसरा एक और विटामिन बनता है, आपने सुना होगा, सनलाइट, विटामिन डी, स्किन, है ना। दूसरी तरीके से हमारे स्किन को एक खास मॉलिक्यूल चाहिए, उसका नाम होता है एर्गोस्टेरॉल। कहां से आता है? भोजन कहानी से हम लोग लेते होंगे। लिपिड की एक वैरायटी है, कह सकते है ना। बहुत डिटेल में नहीं चलना। तो हमारे स्किन को क्या चाहिए? ऐसा ही एक रॉ मटेरियल चाहिए। जैसे विटामिन ए बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या था? कैरोटीन पिगमेंट था कैरोट का। उसी तरीके से एक रॉ मटेरियल की शुरुआत कर रहे हैं, उसका नाम होगा एर्गोस्टेरॉल। और एर्गोस्टेरॉल नाम का रॉ मटेरियल यानी मॉलिक्यूल जब स्किन में रहता है ना, और अगर इस स्किन को अगर धूप मिले तो धूप में क्या है? सनलाइट में क्या है? यूवी रेस है। तो हमारे स्किन में मौजूद एर्गोस्टेरॉल नाम का मॉलिक्यूल जब उस सनलाइट में मौजूद यूवी रेस के संपर्क में आता है तो उसमें कई रिएक्शंस होंगे, और कई रिएक्शंस होकर एक खास विटामिन और बना डालता है, उसका नाम होता है विटामिन डी। तो हमारे स्किन के पास विटामिन डी बनाने की भी क्षमता है, लेकिन शर्त क्या है? 2 चीज मिलना चाहिए। एक एर्गोस्टेरॉल मॉलिक्यूल यहां पर होना चाहिए, और दूसरा सनलाइट के संपर्क में मुझे आना होगा जिसमें यूवी रेज होते हैं, वो विटामिन डी फॉर्मेशन कर देंगे। उसका भी जबरदस्त योगदान है, क्योंकि अगर शरीर में विटामिन डी होगा तभी शरीर में कैल्शियम को पकड़ कर रखने की क्षमता होती है। आप जानते हैं कैल्शियम कितना अहम रोल हमारे लिए प्ले करता है। लेकिन शरीर में अगर कैल्शियम है तो कैल्शियम क्यों है? क्योंकि विटामिन डी का तो यही फंक्शन होता है, कैल्शियम को होल्ड करके रखना, पकड़ कर रखना। यानी अगर विटामिन डी की अगर कमी हो जाए तो कैल्शियम शरीर से निकल जाएगा और कई सारी घटनाएं प्रभावित हो जाएंगी, कई घटनाएं प्रभावित हो जाएंगी। खैर, वो मामला मुझे यहां पर बोलने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी मुझे ध्यान आया 2 विटामिन बनते हैं, जिससे आपके दिमाग में एक बार बैठ जाए, और कोई विटामिन हमारे शरीर में नहीं बन रहा। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? थोड़ी देर पहले तो आप बताए थे कि कुछ विटामिन B12 वगैरह जैसे चीज भी हमारे पास बन रहे थे। विटामिन B12 या कुछ और विटामिन थे, जैसे सीकम, लार्ज इंटेस्टाइन में लोग पढ़ रहे थे। तो देखिए लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम पोर्शन में खास लाइन एनसीईआरटी में लिखता है कि उसमें कुछ सिम्बियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इस पोर्शन को मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे सीकम में भी कुछ विटामिन की फॉर्मेशन होती है, विटामिन के की भी फॉर्मेशन होती है। लेकिन जो भी विटामिन उस जगह पर बनाए जाते हैं सीकम में, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, उसका एब्जॉर्प्शन हम लोग करने में सफल नहीं होंगे, और हमारा स्टूल से, पीकेज से ऐसे ही वो बाहर निकल जाएगा। यानी कि इसमें कोई शक नहीं कि कुछ और विटामिन हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम वाले पोर्शन में बनते हैं, लेकिन वो यूजलेस होते हैं, हमारा शरीर उसका उपयोग नहीं कर सकता। यानी आपको 2 ही आंसर यहां पर देना होगा, एक विटामिन ए जो कि लीवर में बन रहा है, एक विटामिन डी जो कि स्किन में बनेगा। दैट्स ऑल। तो चलिए, अभी तक हम लोग क्या सीख रहे थे? विटामिन ए। तो लीवर के फंक्शन पर है, चलिए इसी पर कंसंट्रेट करते हैं। एक और फंक्शन हम लोग पढ़ सकते हैं। तो लीवर कौन सा विटामिन बनाने की क्षमता रखता है? विटामिन ए। लेकिन लीवर कई सारे विटामिन को स्टोर भी करने की क्षमता रखता है। विटामिन ए तो बना रहा है ना, लेकिन लीवर कौन कौन से विटामिन स्टोर कर सकता है? तो मैं पहले लिख देता हूं, कैन स्टोर विटामिन ए, डी, ई, के एंड B12। लीवर्स विटामिन ए, डी, ई, के और B12 इन 5 तरीके के विटामिन को स्टोर करने की भी क्षमता रखता है। इन 5 को स्टोर करने की क्षमता रखता है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 5 विटामिन किस कैटेगरी में? ये फैट सोल्युबल विटामिन है। ये जो जितने भी नाम लिखे गए क्या है? ये फैट सोल्युबल विटामिन है। फैट सोल्युबल विटामिन है, मतलब फैट में इसको घोल करके रखा जाता है, फैट में घुला करके रखा जाता है। तो लीवर सिर्फ इन्हीं विटामिन ए, डी, ई, के और B12 जो कि फैट सोल्युबल विटामिन है, सिर्फ इसी को स्टोर करने की क्षमता क्यों रखता है? कोई खास वजह होगी? जरा सोचिए, एक फंक्शन ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं थोड़ी देर पहले आपको, लीवर लाइपोजेनेसिस करता है। तो लीवर लाइपोजेनेसिस करता है, लिपिड बनाता है। तो लिपिड बनाता है तो लिपिड को स्टोर करता होगा। तो लीवर लिपिड को कहां स्टोर करता होगा? लीवर के पास एडिपोसाइट्स होंगे, फैट स्टोरिंग सेल्स होंगे, जिसमें लिपिड को स्टोर करता होगा। यानी लीवर के अंदर एडिपोसाइट्स, फैट स्टोरिंग सेल्स हैं। लीवर एडिपोसाइट्स यानी फैट स्टोरिंग सेल्स में किसको स्टोर करके रखा हुआ है? फैट को ऑलरेडी स्टोर करके रखा हुआ है। तो लीवर के पास फैट ऑलरेडी है एडिपोसाइट्स में, तो क्यों ना उस फैट में इन फैट सोल्युबल विटामिन को भी घोल कर रख लिया जाए, क्योंकि तो फैट में घुलने वाले विटामिन है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो लीवर के पास फैट स्टोरिंग सेल्स हैं,
एडिपोसाइट्स, उसके अंदर फैट स्टोर्ड है और उसी फैट में जो भी फैट सोलर विटामिन हैं ए, डी, ई, के और B12, इसको भी घोल कर रख लिया, जरूरत होगी तो बाद में इस्तेमाल करेंगे। सिंपल। तो लीवर विटामिन ए बना सकता है, लेकिन इसके साथ साथ जितने भी फैट सोलर विटामिन हैं उन सबको स्टोर भी करने की क्षमता रखता है। तो ये देखिए कुछ खास चीज, ये सब लीवर के फंक्शंस थे। तो मेरे ख्याल से काफी ज्यादा और बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चंस इसमें सारे आपको सॉल्व हो जाते हैं। तो लीवर के आगे हम लोग बढ़ते हैं, फर्दर नए ग्लैंड पे चलते हैं। 2 ग्लैंड और हम लोग के बाकी रह गए, एक पैनक्रियाज और एक इंटेस्टाइनल ग्लैंड, जिसको हम लोग क्रिप्स ऑफ लिवर कोन भी कह रहे हैं। आपके अगर कुछ क्वेश्चन हो इतने दूर के पोर्शन में तो आप मुझसे फिलहाल पूछ सकते हैं। पैनक्रियाज के बारे में पहले कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस में यहां पर लिख देता हूं। पैनक्रियाज को हम लोग क्या क्या कहते हैं, जैसे इससे 2-3 बेसिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सर फैटी लीवर क्या होता है? जी बिल्कुल फैटी लीवर होता है। प्रॉब्लम सपोज कि जो लोग ज्यादा तेल मसाला खाते होंगे, बहुत आसान सा शब्द है, जो लोग ज्यादा तेल मसाला खाते होंगे बेसिकली शरीर में फैट की मात्रा ज्यादा हो रही है, और शरीर में अगर फैट की मात्रा ज्यादा होगी तो हमारा शरीर क्या कर सकता है उस फैट के साथ? स्टोर भी कर सकता है ना। तो फिर से आंसर वही है, हमारा शरीर उस एक्सेस ऑफ फैट को क्या करेगा? स्टोर करेगा। तो स्टोर करने के लिए किन जगहों को प्रेफर करेगा? जहां पर एडिपोसाइट्स होंगे वैसे जगह को प्रेफर करेगा, और लीवर के अंदर तो एडिपोसाइट्स हैं। नतीजा लीवर के एडिपोसाइट्स में फैट की मात्रा बढ़ती चली जाएगी और एडिपोसाइट्स क्या होंगे? बड़े होने लगेंगे। नतीजा जो पूरा लीवर है ये भी बड़ा होने लगेगा, मोटा होने लगेगा। इसी घटना को हम लोग कहते हैं फैटी लीवर। ये एक डिसऑर्डर है, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि लीवर जैसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड का इस तरीके से मोटा हो जाना, शिथिल हो जाना, सुस्त हो जाना या बिगड़ जाना उसके रूप रंग का या बनावट का, ये काफी गड़बड़ मामला है। आगे जाके कई तरीके की परेशानियां उसको झेलने पड़ते हैं। तो फैटी लीवर इज नॉट ए गुड थिंग एट ऑल। इसके भी कई ग्रेडेशंस होते हैं जो मेडिकल साइंस में डॉक्टर्स को पढ़ाए जाते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 फैटी लीवर। तो उसको हम लोग आगे नहीं बढ़ा सकते, लेकिन आपका जो जनरल क्वेश्चन था मैंने सॉल्व किया। सर हाउ लीवर हैव प्रॉपर्टी ऑफ रीजनरेशन? बिल्कुल सही है, लीवर के पास जबरदस्त प्रॉपर्टी है। लीवर में बहुत सारे ऐसे भी सेल्स होते हैं जिसको स्टेम सेल्स कहा जाता है। हमारे शरीर के कुछ ही हिस्से होते हैं जहां पर स्टेम सेल्स अभी भी एक्टिव रहते हैं। जैसे अम्बिलिकल कोर्ड के जो पोर्शंस अंदर रहे होंगे वहां पर स्टेम सेल्स ऑलवेज एक्टिव रहते हैं। वैसे ही जो बोन मैरो के सेल्स होते हैं उसमें भी स्टेम सेल्स बहुत सारे होते हैं, एक्टिव होते हैं। गोनैड्स के अंदर, टेस्टिस और ओवरी के अंदर भी बहुत सारे सेल्स होते हैं जो कि ऑलवेज एक्टिव होते हैं, उसे भी आप स्टेम सेल्स कह सकते हैं। लाइक दैट सिमिलर थिंग लीवर के अंदर भी बहुत सारे स्टेम सेल्स वाले वैरायटी होते हैं, जो कि स्टेम सेल्स क्या होते हैं? जो किसी भी चीज में कन्वर्ट होने की क्षमता रखते हैं। लेकिन ओब्वियसली लीवर के स्टेम सेल्स हैं, लीवर के सेल्स में कन्वर्शन उनकी काफी आसान होती है और इसी वजह से उनकी रीजनरेशन पावर काफी अच्छी है। यानी आप किसे रीजनरेट कर सकते हैं? जहां पर स्टेम सेल्स ज्यादा होंगे उसको रीजनरेट करने की क्षमता ज्यादा है। नतीजा बोन मैरो देखिए रीजनरेट हो जाता है। देखिए बोन मैरो का भी लोग ट्रांसप्लांट आसानी से कर लेते हैं, थोड़े से बोन मैरो के इम्प्लांट करेंगे पूरा बोन मैरो डेवलप हो जाता है। वैसे ही लीवर भी रीजनरेट करता है, थोड़ा सा हिस्सा अगर आप ट्रांसप्लांट करेंगे एक पूरे लीवर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें स्टेम सेल्स हैं। विटामिन के इज नॉट एब्जॉर्ब्ड इन आवर बॉडी, देन व्हाई इज इट स्टोर्ड? नॉट एब्जॉर्ब्ड इन आवर बॉडी, ये शब्द काफी खतरनाक है। नॉट एब्जॉर्ब्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। मैंने आपको ये बताया कि जो विटामिन के कहां पर हो रही है? विटामिन के की फॉर्मेशन हो रही है सीकम में या लार्ज इंटेस्टाइन में, जो कि सिम्बियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आप मान लीजिए जो कि इसके सिंथेसिस कर रहे हैं, वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, स्टोर्ड नहीं होगा। लेकिन विटामिन के बिल्कुल स्टोर्ड होता है। शरीर में कौन से विटामिन स्टोर्ड नहीं होते? मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता हूं। जो वाटर सोलुबल विटामिन हैं, विटामिन बी और विटामिन सी, लेकिन B12 को छोड़कर, क्योंकि B12 फैट सोलुबल है ऑलरेडी, अभी मैंने जस्ट लिखा भी था, है ना। तो जो भी वाटर सोलुबल विटामिन है, दैट मींस विटामिन बी के सारे वेराइटी एक्सेप्ट विटामिन B12 और विटामिन सी, सिर्फ यही वाटर सोलुबल विटामिन है जो कि शरीर स्टोर नहीं कर सकता और वो यूरिन से बाहर निकल जाएंगे। अगर आप विटामिन बी के किसी भी रूप को अभी आप खाएं B12 को छोड़कर, या विटामिन सी को आप कंज्यूम करें, एक्सपेक्ट करें आप आधे से 1 घंटे के अंदर यूरिन से बाहर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर सोलुबल है और जब ब्लड में मिलकर जब ये किडनी के जरिए जाएंगे तो किडनी उसे यूरिन के जरिए बाहर निकाल देता है। तो शरीर के पास वाटर सोलुबल को होल्ड करने की क्षमता नहीं होती है। विटामिन के वाटर सोलुबल नहीं है तो फैट सोलुबल है, इसलिए बिल्कुल होल्ड होगा। इसलिए ये कॉन्सेप्ट थोड़ा गलत है कि क्यों स्टोर नहीं कर सकता या कर सकता है। विटामिन के जरूर स्टोर होगा क्योंकि तो फैट सोलुबल है। हाँ, B12 एक्सेप्शन है फैट सोलुबल विटामिन का, बिल्कुल B12 एक्सेप्शन है। अगर आप जियोलॉजी पोर्शन या फिजियोलॉजी पोर्शन देखेंगे, जियोलॉजी पोर्शन की बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ आपके सिलेबस की फिलहाल बात कर ले रहा हूं। तो जियोलॉजी पोर्शन देखेंगे तो जियोलॉजी में विटामिन B12 का नाम नहीं है फैट सोलुबल में,
लेकिन आप ही का जो केमिस्ट्री की जो किताब है उसमें विटामिन B12 का नाम लिखा गया है फैट सोल्यूबल में, और आगे जब आप मेडिकल साइंस में जाएंगे तो मेडिकल साइंस में विटामिन B12 को फैट सोल्यूबल ही कहता है। तो बिल्कुल विटामिन B12 एक एक्सेप्शनल केस है। बिल्कुल विटामिन के फॉर्म्ड इन आवर बॉडी, बॉडी नहीं कहना, बॉडी कहना उचित नहीं है, बॉडी कहना काफी बड़ा चीज हो जाता है। तो विटामिन के जो लार्ज इंटेस्टाइन में फॉर्मेशन होती है वो हम लोग स्टोर नहीं कर पाते, वो फीकस के स्टूल के जरिए बाहर निकल जाएगा, लेकिन जो हम लोग फोजर के जरिए जो कंज्यूम करते हैं बिल्कुल वो शरीर में स्टोर होता है। बिल्कुल ये सही है, सिर्फ वाटर सोल्युबल को हम लोग स्टोर नहीं कर सकते, बाकी सबको स्टोर कर सकते हैं। चलिए हम लोग आते हैं पैनक्रियाज। तो कुछ बेसिक शब्द हैं पर पहले ही लिख देते हैं। पैनक्रियाज को क्या कह सकते हैं हम लोग? पैनक्रियाज को हम लोग सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड कहते हैं। पैनक्रियाज को हम लोग कहते हैं सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लार्जेस्ट, ये हो गया सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड। जैसे ही आपने कहा सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड, कोई भी पूछ सकता है भाई सेकंड लार्जेस्ट है, कुछ तो डायमेंशन बताइए। तो पैनक्रियाज की लंबाई कितनी होती है? तो 12 से 15 सेंटीमीटर इन लेंथ इसकी लंबाई है। 12 से 15 सेंटीमीटर क्या है इसकी लेंथ यानी लंबाई है। पैनक्रियाज का वजन हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है, पैनक्रियाज के वजन लगभग 85 ग्राम से लेकर 150 ग्राम के आसपास होता है। 85 ग्राम, जरा सोचिए लीवर 1.2 से 1.5 केजी था तब जाकर लार्जेस्ट था, और जबकि पैनक्रियाज उससे बहुत छोटे हैं, लगभग 85 से 150 ग्राम ही है, अब बावजूद ये सेकंड लार्जेस्ट की श्रेणी में चला आया। यानी कि फिर भी लीवर से बहुत छोटा होने के बावजूद ये सेकंड लार्जेस्ट ही है। तो तीन इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है। सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड, 12 से 15 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, 85 से 150 ग्राम के आसपास इसका वजन है। इसका कलर थोड़ा यूनिक होता है, पैनक्रियाज येलो कलर के होते हैं, दैट मींस यहाँ पे येलोइश इन कलर होते हैं। शरीर के कुछ ही स्ट्रक्चर्स यानी ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो बाकी से कुछ भिन्न दिखते हैं, क्योंकि शरीर के अंदर के मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स कैसे दिखते हैं? रेडिश ब्राउन दिखते हैं, लेकिन ये देखिए यूनिक है, येलोइश कलर के दिखते हैं, इसलिए इसका कलर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और याद कीजिए टिश्यू में ऑलरेडी हमने बता दिया था पैनक्रियाज को किस ग्लैंड की श्रेणी में रखे थे। पैनक्रियाज को हमने मिक्स्ड ग्लैंड कहा था, है ना। पैनक्रियाज को हमने क्या किया था? मिक्स्ड ग्लैंड कहा था। मिक्स्ड ग्लैंड किसे कहते हैं? जिसके अंदर इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों पोर्शन हो, ऐसे ही ग्लैंड को हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्सोक्राइन ग्लैंड, हेट्रोक्राइन ग्लैंड, कंपाउंड ग्लैंड और कंपोजिट ग्लैंड, इन सारे नाम से संबोधित करते हैं। तो मैं यहां पर चाहता तो सारे नाम लिख सकता था, टिश्यू बॉल में ऑलरेडी मैंने लिखा ही होगा। तो चलिए ये कुछ बेसिक लाइंस हो गए ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हैं। अब डिटेल में हम लोग क्या करते हैं, पैनक्रियाज के एक इमेज बनाकर उसका एक सेक्शन लेके देखते हैं। काफी छोटा है लीवर की तुलना में, इसको हम लोग काफी जल्दी समाप्त करना है, 4-5 मिनट इसके लिए बहुत ज्यादा है। चलिए इसको बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो पैनक्रियाज कैसा दिखता था? पैनक्रियाज अंगूर के जो गुच्छे होते हैं एग्जैक्टली वैसे ही नजर आएगा। पैनक्रियाज अंगूर के गुच्छे जैसा नजर आएगा, तो ऐसा ही लगभग अंगूर का गुच्छा दिखता है। इसी वजह से पैनक्रियाज को एक नया नाम भी दिया करते थे हम लोग, रेसिमोस ग्लैंड, क्योंकि अंगूर के गुच्छे के इन्फ्लोरेसेंस को हम लोग बोटनी में क्या बुलाते हैं आप? रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस बुलाते हैं। तो क्योंकि वैसा ही दिखता है इसलिए पैनक्रियाज को रेसिमोस ग्लैंड भी कहते हैं। तो देखिए इतने सारे नाम हैं इसके, तो किसी भी नाम से क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आपको इसके लिए तैयार रहना होगा। तो हमने क्या किया, देखिए इस पैनक्रियाज से क्या किया, एक डक्ट निकाल दिया। ऑलरेडी हम लोग बोल चुके हैं कि पैनक्रियाज से डक्ट जो बीचों बीच सेंट्रली निकलता है, इसका नाम क्या रखते हैं? आम बोलचाल की भाषा में तो उसको पैनक्रियाटिक डक्ट ही बुलाते हैं लोग, लेकिन इसका एक नाम खासकर हमने रखा था लास्ट क्लास में, डक्ट ऑफ विर्संग। ये डक्ट ऑफ विर्संग है जो कि पैनक्रियाज से बाहर निकल रहा है। पैनक्रियाज शरीर का इकलौता ऐसा ग्लैंड है जिसको हम लोग 3 हिस्से में डिवाइड बहुत आसानी से करते हैं। इस पैनक्रियाज के शुरुआती इतने दूर के हिस्से को हम लोग क्या बुलाते हैं? शुरुआती इतने दूर के हिस्से को हम लोग बुलाते हैं हेड। उसके बाद के बीच के इतने दूर के हिस्से को क्या बुलाते हैं? तो बीच के इतने दूर के हिस्से को हम लोग बुलाते हैं बॉडी, और आखिरी के इतने दूर के हिस्से को क्या बुलाते हैं? तो आखिरी के इतने दूर के हिस्से को हम लोग बुलाते हैं टेल। यानी ये भी एक क्वेश्चन है, ए ग्लैंड व्हिच इज बीइंग डिवाइडेड इन हेड, बॉडी एंड टेल। एक ऐसे ग्लैंड का नाम बताइए जिसको हेड, बॉडी और टेल में डिवाइड किया जा सकता है। आंसर बहुत आसान सा है, पैनक्रियाज पढ़ रहे हैं हम लोग। पैनक्रियाज एक रूलर स्केल इतना है, लेकिन काफी है ना, सबके पास उतना ही है, इसलिए आपको दुखित होने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए देखते हैं, एक ऐसा ग्लैंड जो कि हेड, बॉडी और टेल में डिवाइडेड है, उस ग्लैंड का नाम क्या है? उस ग्लैंड का नाम है पैनक्रियाज। इसके अंदर हमें क्या करना? दोनों हिस्से बनाने हैं, सिर्फ क्वेश्चन हिसाब से पढ़ा रहे हैं अभी, है ना, बहुत डिटेल की जरूरत नहीं है, पूछता ही नहीं है कभी। तो जो क्वेश्चन पूछेगा बस वही मैं बता रहा हूं। तो इसके अंदर क्या दिखेगा? इसके अंदर मुझे कुछ थैलीनुमा, जिस तरीके से लंग्स के अंदर एल्वेली होते हैं ना, वैसे ही थैलीनुमा स्ट्रक्चर इसके अंदर भरे पड़े हैं। जिस तरीके से लंग्स के अंदर एल्वेली होते हैं, वैसे ही आप इमेजिन कर सकते हैं कि थैलीनुमा स्ट्रक्चर क्या है, इसके अंदर इस तरीके से भरे पड़े हैं। और इसका नाम क्या होता है? इसे हम लोग कहते हैं एसिनस, है ना। तो इमेजिन कीजिए कि जैसे थैलीनुमा स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं, ये पूरे भरे पड़े हों, तो कैसा दिखता होगा? उतना बनाने की मुझे आवश्यकता नहीं है।
तो लीवर के अंदर इस तरीके के थैलीनुमा स्ट्रक्चर बड़े पड़े हैं। तो जो भी मैं बना रहा हूं थैलीनुमा स्ट्रक्चर का कुछ तो नाम होता होगा। इन थैलीनुमा स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम देंगे? इन थैलीनुमा स्ट्रक्चर को हम लोग बुलाते हैं एसिनस। इन थैलीनुमा स्ट्रक्चर को क्या बुलाएंगे? इसको हम लोग बुलाएंगे एसिनस। तो एसिनस के अंदर के वाल में कुछ तो होते होंगे। तो जिस तरीके से एल्वुली के अंदर के वाल में सेल होते हैं, वैसे ही एसिनस के अंदर के वाल में भी क्या होते हैं? सेल्स होते हैं। एसिनस के अंदर के वाल में भी क्या होंगे? सेल्स होंगे। और सेल्स क्या करते होंगे? यही तो सेल्स हैं जो क्या बनाएंगे? एंजाइम्स बनाएंगे और नतीजा पैनक्रियाज एंजाइम्स निकालता है ना। तो चलिए मैं थोड़ा सा तेजी से इसको मैंने ड्रॉ कर दिया यहां पर, तेजी से, उतना ड्रॉ करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो फिलहाल मैंने जो भी स्ट्रक्चर बनाए हैं, थैलीनुमा दिख रहा है, लंग्स के एल्वुली से आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। और ऐसे ही थैलीनुमा स्ट्रक्चर का नाम क्या पड़ गया? इसका नाम पड़ गया एसिनस। तो एसिनस के अंदर के वाल में क्या है? सेल्स हैं। तो एसिनस के अंदर के वाल में अगर सेल है तो इसके अंदर के वाल में मौजूद सेल को भी नाम देना होगा ना। इसके अंदर के वाल में मौजूद सेल को हम लोग क्या कहेंगे? एसिनार सेल्स। एसिनस है तो एसिनस के अंदर के सेल को हम लोग एसिनार सेल्स कह सकते हैं। और यही एसिनार सेल्स क्या बनाते हैं? एंजाइम्स बनाते हैं। पैनक्रियाटिक जूस आप इसको कह सकते हैं बनाते हैं। एक्सोक्राइन पोर्शन है ना, भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स चाहिए। तो पैनक्रियाज से भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए जो भी फ्लूइड निकलेगा तो इन्हीं थैलियों के अंदर बनते होंगे, इन्हीं थैलियों के अंदर स्टोर्ड होते होंगे। और जब जब जरूरत पड़ती होगी इस डक्ट के सहारे से आते होंगे और बिल्कुल इस डक्ट के सहारे से बाहर निकल जाते होंगे। यानी कि एसिनस के अंदर जो भी कंटेंट बन रहा है, जिसको हम लोग पैनक्रियाटिक जूस कहने वाले हैं, या आप उसको एंजाइम्स मान सकते हैं, उसको निकलने के लिए रास्ते में क्या मौजूद है? डक्ट। यानी एसिनस क्या साबित करता है? एक्सोक्राइन पोर्शन, क्योंकि इसके पास डक्ट है इसलिए एसिनस को क्या लिख सकते हैं? ये एक्सोक्राइन पोर्शन है या एक्सोक्राइन पार्ट है। एक्सोक्राइन पार्ट है। क्या निकाल रहा है? विच सिक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस। ये क्या निकालता है? ये पैनक्रियाटिक जूस निकालता है, या आप एंजाइम्स यहां पर लिख सकते हैं, एंजाइम्स निकालता है। क्या क्या एंजाइम निकालता है मैं थोड़ी देर में यहां पर लिख देता हूं, या तो अभी लिखूंगा या बेहतर होगा सीधे इसको डाइजेशन में हम लोग जब अप्लाई करेंगे तो सीधा वहीं पर लिख सकता हूं। चले जैसा उचित लगे मैं यहां पर देखता हूं, लेकिन अभी जगह की कमी है, बगैर मिटाए लिख नहीं पाऊंगा। चलिए देखते हैं। लेकिन इन्हीं एसिनस के बीच में अगर आप देख रहे होंगे, इन्हीं एसिनस के बीच में क्या दिख रहा है आपको? स्पेस दिख रहा है। इन्हीं एसिनस के बीच में आपको दिख रहा है स्पेस। इस स्पेस में क्या होते हैं? इस स्पेस में सेल के गुच्छे होते हैं। इस स्पेस में क्या होंगे? इस स्पेस में सेल के गुच्छे भरे पड़े रहते हैं। इस तरीके से सेल के ग्रुप ऑफ सेल्स आप कह सकते हैं, ये हिंदी में उसे सेल के गुच्छे कह सकते हैं, भरे पड़े हैं। तो आप क्वेश्चन दिमाग में बिल्कुल आ सकता है कि कितने सेल के गुच्छे हैं? लगभग 3-3 हजार सेल के गुच्छे हैं। यानी कि फिलहाल मैंने इमेज में जो दिखाने की कोशिश करी है, लगभग जितने भी सेल के गुच्छे हैं, लगभग कितने हैं? लगभग 3-3 हजार सेल के गुच्छे हैं। लेकिन जब एक गुच्छा बन गया इसका कुछ तो नाम देना होगा, और सेल के इन्हीं गुच्छे को हम लोग क्या बुलाते हैं? सेल के इन्हीं गुच्छे को हम लोग बुलाते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, है ना। तो पहले नाम लिख देता हूं, इसका नाम है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, साइंटिस्ट का नाम है लैंगरहैंस। आइलेट्स मतलब आइलैंड, आइलैंड मतलब क्या होता है? द्वीप, टापू, है ना। तो जिस तरीके से पानी के बीच में कोई द्वीप या टापू दिखता है, एग्जैक्टली पैनक्रियाज के बीच में भी ये जो सेल्स के गुच्छे हैं, द्वीप यानी टापू, दैट मींस आइलैंड जैसे ही दिख रहे हैं, और आइलैंड जैसे दिखने की वजह से इसका नाम पड़ गया आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो ध्यान रखिएगा, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कितने सेल के मिलने से बने होते हैं? लगभग 3000 सेल्स इसमें अप्रोक्सीमेटली होते हैं। लगभग इसमें 3000 सेल्स के गुच्छे होते हैं। लेकिन जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो स्ट्रक्चर मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, क्या उसके पास डक्ट है? डक्ट नहीं है, बल्कि क्या है? इन्हीं के बीच से क्या गुजरते होंगे? इनके बीच से गुजरते होंगे ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज। इनके बीच से गुजरते होंगे ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज, और ये क्या करते होंगे? अपने कंटेंट को उन्हीं ब्लड कैपिलरीज में डाल देते होंगे। यानी कि जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस उनके पास डक्ट नहीं है, और वो अपने कंटेंट को क्या करेंगे? डायरेक्टली ब्लड कैपिलरी में डालेंगे। और जरा सोचिए, इस तरीके की चीजों को हम लोग क्या कहते हैं? इस तरीके की चीजों को हम लोग हार्मोन्स बुलाते हैं। मतलब एसिनस के पास क्या था? डक्ट था, तो क्या निकाल रहे थे? पैनक्रियाटिक जूस। जस्ट अपोजिट आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के पास डक्ट नहीं है। यानी कि किस तरीके की पोर्शन है? एसिनस से एक्सोक्राइन पोर्शन, तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या है? ये इंडोक्राइन पार्ट है, ये इंडोक्राइन पार्ट है। और एक्सोक्राइन पार्ट का नाम था एसिनस, क्या सीक्रेट करते थे? पैनक्रियाटिक जूस यानी एंजाइम। तो इंडोक्राइन पार्ट का नाम है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, क्या सीक्रेट करेंगे? हार्मोन्स, विच सीक्रेट्स हार्मोन्स, विच सीक्रेट्स हार्मोन्स। ये हार्मोन्स निकालेंगे। तो देखिए, अब दो तरीके से इस टॉपिक को हम लोग इसके आगे बढ़ाने वाले हैं, है ना। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? दो तरीके से काम। पहला चलिए परसेंटेज का थोड़ा मामला मैं इसको थोड़ा और क्लियर कर देता हूं। एक्सोक्राइन पोर्शन कितना, इंडोक्राइन पोर्शन कितना, एनसीईआरटी में इस जगह पर मेंशन नहीं है, लेकिन जहां आप इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे, जहां पैनक्रियाज है, वहां पर यह भी मेंशन है कि एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन कितने हैं।
जैसे जिससे हम लोग आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस, पहले मैं 20 से एक लाइन खींच देता हूं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस के बारे में 2 लाइन लिखा है। पहला ये लाइन लिखने की कोशिश किया है कि इस पैनक्रियाज के अंदर आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस की संख्या कितनी है। तो लिखता है कि इस पैनक्रियाज के अंदर ऐसे आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस यानी ऐसे टापुओं की संख्या लगभग 1 से 2 मिलियन, मतलब 10 से 20 लाख हैं। ध्यान रखिएगा। तो मैं यहां पर साइड में 2 लाइन लिख देता हूं। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस की संख्या एनसीईआरटी में कितना लिखता है, 1 to 2 मिलियंस। 1 मिलियन मतलब कितना होता है, 10 लाख। यानी पैनक्रियाज के अंदर ऐसे टापू आइलेट्स की संख्या लगभग 10 से 20 लाख यानी 1 to 2 मिलियंस है। तो 1 to 2 मिलियंस ही नंबर। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट उसने लिख दिया, अगर ये पैनक्रियाज 100% है तो इसके अंदर आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस परसेंटेज में बताने बोल रहा है। संख्या में तो मैंने बता दिया आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस की संख्या 1 से 2 मिलियन है, लेकिन अब बोल रहा है नहीं परसेंटेज में भी बताइए। इसका भी एनसीईआरटी में उसी जगह लिखा गया है। ये पूरे पैनक्रियाज में जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस है मात्र 1 से 2% ही होते हैं। यानी जरा सोचिए, जिसकी संख्या 1 से 2 मिलियन है, बावजूद इतनी संख्या होने के बावजूद पूरे पैनक्रियाज के कितना हिस्सा वो बनाते हैं, तो सिर्फ 1 से 2% हिस्सा ही बनाते हैं। तो लिख देता हूं मैं यहां पे 1 to 2% ऑफ टोटल पैनक्रियाज, यानी पूरे पैनक्रियाज के 1 से 2% हिस्से को हम लोग क्या बुलाते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस बुलाते हैं। आपको 1 और 2 याद रखना है, संख्या भी 1 से 2 मिलियन है और परसेंटेज भी 1 से 2% ही है। यानी इंडोक्राइन पोर्शन अगर 1 से 2% है तो जरा सोचिए जो एक्सोक्राइन पोर्शन ये कितने परसेंट है, 98 to 99%। क्लियर है, एकदम सिंपल स्टेटमेंट है। तो इंडोक्राइन अगर 1 से 2% तो एक्सोक्राइन कितने बच गए, 98 से 99% एक्सोक्राइन है। लेकिन बावजूद इसके इसमें एक्सोक्राइन पोर्शन भी है, इंडोक्राइन पोर्शंस भी है, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम लोग, मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। अब यहां से 2 तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे हमने लिखा कि एक्सोक्राइन पोर्शन निकालते हैं पैनकेटिक जूस यानी एंजाइम्स, तो मुझे एंजाइम्स के नाम यहां पर लिख देने चाहिए क्या क्या है। उसी तरीके से मैंने यहां पर लिखा कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस क्या निकालते हैं या बनाते हैं, हार्मोन्स, तो मुझे हार्मोन्स के नाम यहां पर लिख देने चाहिए। तो चलिए लिख देते हैं यहां पर। हालांकि कईयों को जानकारी होगी तो थोड़ा बोरिंग भी आपको हो रहा होगा, फिर भी चलिए देख लेते हैं, क्योंकि मुझे तो हर चीज बोलना है। अगर किसी को भी दिक्कत है तो दिक्कत ना आए। तो ध्यान रखिए, इस जगह पर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, एसिनस से आने वाले क्या क्या एंजाइम्स हैं, और इस जगह पे क्या लिखेंगे, कौन कौन से हार्मोन्स इसके पास से आ रहे हैं। तो इस जगह पर हम लोग लिख रहे हैं, हम लोग कंटेंट्स ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, कंटेंट्स, या सीधा के लिख सकता हूं मैं यहां पर एंजाइम्स ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में किस किस नाम के कंटेंट यानी एंजाइम्स हैं, सीधा मैं लिखता हूं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको फिर से रिफ्रेश करते हैं हम लोग। एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया था कि माउथ में क्या किस तरीके के एंजाइम्स होते हैं। माउथ में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन वाले एंजाइम थे, प्रोटीन फैट के नहीं। जस्ट अपोजिट, जब भोजन स्टमक में आता है तो यहां पर प्रोटीन फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम होंगे, कार्बोहाइड्रेट के नहीं। और जब इसके आगे भोजन बढ़ता है तो ईच एंड एवरीथिंग। यानी इस पैनक्रियाटिक जूस में कितने तरीके के एंजाइम होंगे, इस पैनक्रियाटिक जूस में चारों तरीके के भोजन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होंगे। यानी इसमें कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम भी होंगे, लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम भी होंगे, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम भी होंगे और न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग एंजाइम भी होंगे। चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, लिखता हूं मैं सीधा यहां पर। तो जरा लिखते हैं यहां पर कार्बोहाइड्रेट। सीधा क्वेश्चन पूछा कि पैनक्रियाटिक जूस में कार्बोहाइड्रेट, पैनक्रियाटिक जूस में कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम क्या है। तो पैनक्रियाटिक जूस में जो कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम है उसका नाम क्या रखेंगे, इसका नाम होता है पैनक्रियाटिक एमाइलेज। इसका नाम होता है पैनक्रियाटिक एमाइलेज। आप खुद सोच लीजिए, अगर पैनक्रियाटिक जूस में कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए अगर पैनक्रियाटिक एमाइलेज नाम के एंजाइम है तो एक्टिव है कि इनएक्टिव। रूल कहता है कि कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड वाले एंजाइम ऑलवेज एक्टिव होते हैं और ठीक उल्टा प्रोटीन और लिपिड वाले ऑलवेज इनएक्टिव होते हैं। तो क्योंकि पैनक्रियाटिक जूस में कार्बोहाइड्रेट तोड़ने वाला एंजाइम का नाम पैनक्रियाटिक एमाइलेज है, कार्बोहाइड्रेट तोड़ने वाला है, इसलिए ऑलवेज क्या है, ये एक्टिव रूप में ही रहेगा। आगे इसका हम इस्तेमाल करेंगे जब डाइजेशन पढ़ेंगे, देखेंगे एंजाइम क्या काम करेगा। चलिए उसी तरीके सेकंड पॉइंट पर आते हैं। उसी तरीके से क्वेश्चन रहा कि इस पैनक्रियाटिक जूस में लिपिड तोड़ने वाले एंजाइम का नाम क्या होगा। इसी पैनक्रियाटिक, तो चलिए लिखते हैं यहां पर लाइपोलाइटिक एंजाइम, लाइपोलाइटिक एंजाइम। तो पैनक्रियाटिक जूस में लिपिड तोड़ने वाले एंजाइम लाइपोलाइटिक एंजाइम का नाम क्या होता है, इसे हम लोग कहते हैं पैनक्रियाटिक लाइपेज। इसे हम लोग क्या कहते हैं, पैनक्रियाटिक लाइपेज। एक्टिव या इनएक्टिव, लिपिड वाला एंजाइम है, ऑब्वियसली ये इनएक्टिव होगा, तो इसको क्या करना होगा, एक्टिवेट करना होगा। मैं एक काम करता हूं,
जो भी इंजाइम मैं यहाँ पर पढ़ा ही रहा हूं तो क्यों ना सारे इंजाइम को अगर इनएक्टिव है तो एक्टिव भी बना लेते हैं, क्योंकि आगे दोबारा एक्टिवेट करने में वक्त हम लोग को बर्बाद नहीं होगा, है ना। क्योंकि इंजाइम पढ़ ही रहे हैं तो मैं सीधा इसको एक्टिवेट करके ही छोड़ देता हूं, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट वाले इंजाइम का नाम था पैनकेटिक एमाइलेज, ऑलरेडी एक्टिव था, एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसी पैनक्रियाज ने क्या निकाला, लिपिड तोड़ने वाले एंजाइम को निकाला, नाम है पैनकेटिक लाइपेज। रूल कहता है इसको क्या होगा, ये इनएक्टिव रहा होगा। लेकिन जैसे ही पैनकेटिक लाइपेज नाम के एंजाइम किसके संपर्क में आएगा, बाइल के संपर्क में आएगा। देखिए एनसीईआरटी का काफी फेमस लाइन है, बाइल एक्टिवेट्स लाइपेजेस। जितने भी लिपिड तोड़ने वाले एंजाइम्स होते हैं उसको एक्टिवेट कौन करता है, उसको ऑलवेज बाइल ही एक्टिवेट करता है। यानी कि पैनकेटिक लाइपेज जिसको पैनक्रियाज ने निकाला क्या रहा होगा, इनएक्टिव। जब ये पैनकेटिक लाइपेज जो इनएक्टिव है किसके संपर्क में आया होगा, बाइल। कैसे आया, याद कीजिए, जिस रास्ते से एंजाइम आ रहा होगा उसी रास्ते से तो बाइल भी आता है ना, एक ही रास्ता है, हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। तो जैसे ही पैनकेटिक लाइपेज जो इनएक्टिव है बाइल के संपर्क में आएगा, क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन एक्टिवेट होने के बावजूद इसका नाम चेंज नहीं किया जाता, यानी एक्टिवेट होने के बावजूद इसका नाम क्या रह जाएगा, इसका नाम अभी भी रह जाएगा पैनकेटिक लाइपेज। पैनकेटिक लाइपेज क्या हो गया है फिलहाल, एक्टिव, इसलिए लिख देंगे ए। लेकिन ध्यान रखिएगा पैनकेटिक लाइपेज का एक और नाम होता है जो एनसीईआरटी में नहीं है, दिस पैनकेटिक लाइपेज। ध्यान दीजिए, एक्टिव हो जाएगा तब इसका एक और नया नाम है, इसको स्ट्रिएप्सिन भी कहते हैं, स्ट्रिएप्सिन भी कहते हैं। तो देखिए मैंने इसको भी एक्टिवेट कर दिया। तो लिपिड वाले एंजाइम का नाम पैनकेटिक लाइपेज, बाइल ने एक्टिवेट किया, नाम अभी भी आप छोड़ दीजिए सेम पैनकेटिक लाइपेज, सिर्फ ए लिख देना होगा, ए फॉर एक्टिव। लेकिन एक बेहतर नाम और भी है, दिस इज आल्सो नोन एज स्ट्रिएप्सिन। तो हो सकता है क्वेश्चन आपको स्ट्रिएप्सिन नाम से या ये नाम आपको कहीं ना कहीं दिखता रहे, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। इसी पैनक्रियाज ने और क्या तोड़ा, और किस तरीके के एंजाइम को निकाला होगा, पैनक्रियाज तो चारों तरीके के भोजन के लिए एंजाइम निकालता है। अभी किसको किसको देख रहे थे, कार्बोहाइड्रेट लिपिड वाले को, कार्बोहाइड्रेट लिपिड वाले को। चलिए प्रोटीन को देख लेते हैं। तो प्रोटीन तोड़ने वाले एंजाइम का नाम क्या होता है, उसे कहते हैं हम लोग प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। तो पैनक्रियाज कौन से प्रोटियोलाइटिक एंजाइम को निकालता है, सिक्रेट करता है, तो पैनक्रियाज तीन तरीके के प्रोटियोलाइटिक एंजाइम निकालता है। पैनक्रियाज क्या करता है, 3 तरीके के प्रोटीन तोड़ने वाले एंजाइम को निकालता है। वो क्या क्या होते हैं, पहले मैं नाम लिखता हूं। एक का नाम होता है ट्रिप्सिनोजेन, एक का नाम होता है ट्रिप्सिनोजेन, दूसरे का नाम होता है काइमोट्रिप्सिनोजेन, और तीसरे का नाम होता है प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। प्रोटीन तोड़ने के लिए एंजाइम निकाल रहा है पैनक्रियाज, तो किस रूप में निकालेगा, प्रोटीन वाले तो ऑलवेज इनएक्टिव रूप में रहते हैं। यानी कि पैनक्रियाज ने जो ट्रिप्सिनोजेन निकाला वो भी क्या है, इनएक्टिव। काइमोट्रिप्सिनोजेन को निकाला, ये भी क्या है, इनएक्टिव। प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज को निकाला, ये भी क्या है, इनएक्टिव। क्योंकि रूल कहता है कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं। कईयों को यहां पर दिक्कत आती होगी, मैं समझ सकता हूं कि काफी लंबे लंबे से नाम आपको दिख रहे हैं, है ना, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। कई लोग दिमाग में भी सोचते होंगे कि इसको याद रखने का कोई तो तरीका होता होगा। मेरा सिर्फ एक ही रिप्लाई होता, ये सब छोटे छोटे जो क्या कहते हैं तुक्काबाजी होते हैं, या याद करने के लिए जो नेमोनिक्स होते हैं या लंफन जो भी चीज होते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, लाइफ में कभी काम नहीं आएगा। ये शायद उन लोगों के द्वारा ज्यादातर पेश किया जाता है जिन्होंने अपने खुद की पढ़ाई अच्छे से ना करी होगी, इसलिए उन्होंने याद करने के कुछ तरीके डेवलप किए। जरा आप सोचिए कि आज आप क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स हैं, यानी आप क्लास 10 को क्लियर करके यहां तक आए हुए हैं। अगर आज आपसे कोई कहे कि ए से लेकर जेड तक या क से लेकर ह तक कुछ निमोनिक्स में सुना दो जिससे याद रहे, तो आपको हंसी आएगी कि ए से लेकर जेड तक भी ये भी कोई निमोनिक्स होगा क्या। मुझे तो एकदम अच्छे से याद है, सीरीज में याद है कि ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, क के बाद ख आएगा, ख के बाद ग आएगा। इस तरीके से आप बोलना काफी आसान है। आप भी हंसेंगे कि भाई क से लेकर ह तक और ए से लेकर जेड तक याद रखने के लिए कोई निमोनिक्स की जरूरत, आपको हंसी आएगी। सेम हियर, जब आप देखेंगे, जब आप मेडिकल साइंस की तरफ आप प्रोग्रेस करेंगे, आप देखेंगे जब आप डॉक्टर बनने के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, आपको खुद हंसी आएगी कि इन चीजों को याद रखने के लिए किसी निमोनिक्स की आवश्यकता नहीं है। ये तो आपकी जिंदगी का हिस्सा भर है। जिस तरीके से ए से लेकर जेड तक आपके दिमाग में बहुत आसानी से बैठा हुआ है, बैठा क्या हुआ उसको आप कभी भूल ही नहीं सकते। कोई आपको पीट पाट के भी भुलाने की कोशिश करे तो भी आपके दिमाग से वो नहीं निकलेगा। इतने बेहतरीन तरीके से आपने आपके दिमाग में, आपके शरीर का हिस्सा हो गए, वो आपके दिमाग का हिस्सा हो चुके हैं। सेम हियर, ये जो आपको कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स नजर आ रहे हैं, ये भी आपके शरीर और दिमाग का हिस्सा बनकर रह जाएंगे। तो आपको इसको याद रखने के लिए किसी निमोनिक्स वगैरह की आवश्यकता नहीं है। बस कॉन्सेंट्रेट करें और ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें, आपकी जिंदगी का हिस्सा ही है। खुद अपने इस शरीर के कुछ एंजाइम्स को पढ़ रहे हैं और जरा सोचिए, इनको पढ़ने के लिए क्या किसी दूसरे या किसी कहानी या किसी कविता की आवश्यकता है, किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती।
तो चलिए, मैंने देखा कि कई सारे स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन भी पूछते हैं, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भी आता है कि सर इसको याद रखने का कोई तरीका, सर उसको याद रखने का तरीका। लोग मुझसे निमोनिक्स से वगैरह या कुछ ना कुछ डायलॉग या कुछ ना कुछ कहानी या कविता की डिमांड करते हैं या गाने की डिमांड करते हैं। तो मेरा जवाब ऑलवेज उस समय भी वही होता है, अभी भी मेरा जवाब वही है, ऐसे बकवास की चीज़ों में पढ़ने की आदत छोड़ दें और एकदम टू दी पॉइंट सटीकता से पढ़ें। साइंस है, इसको याद रखने के लिए किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है। तो अपनी पढ़ाई को आप मजबूत बनाएं और खुद को मजबूत बनाएं। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं शायद मदद किया हो मेरी भाषा, अगर ना मदद किया हो तो आप निमोनिक्स के इस्तेमाल करें, उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन तो प्रोटीन तोड़ने वाले एंजाइम, प्रोटीन तोड़ने वाले एंजाइम को हम लोग क्या कहते हैं? कहते हैं उसे हम लोग प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। तो पैनक्रियाज ने किन किन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम को निकाला? ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइड को निकाला। किस रूप में निकाला होगा? तो रूल कहता है कि प्रोटीन वाले एंजाइम तो इनएक्टिव रूप में निकलते हैं, इसी रूप में निकाला होगा। यानी क्या करना होगा? इसे एक्टिवेट करना होगा जिससे कि एंजाइम आगे काम कर सके। तो चलिए देखते हैं कैसे एक्टिवेट होगा। तो सबसे पहले एंजाइम, उसका नाम क्या है? ट्रिप्सिनोजन। इसको एक्टिवेट करना है। तो ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं? एक नया नाम लिख रहा हूं। एक एंजाइम का नाम मैं इसको एक्टिवेट करने के लिए लिख रहा हूं, उसका नाम होगा इंटेरोकाइनेज। इंटेरोकाइनेज। चलिए इस एंजाइम की भी थोड़ी सी एक दो लाइन की कहानी सुन ले। नाम में ही आंसर छुपा रहता है कि कहां से आता है। इंटेरो का मतलब होता है इंटेस्टाइन, इंटेरो का मतलब होता है इंटेस्टाइन, और एस का मतलब होता है एंजाइम। काइन, काइनेटिक मूवमेंट से देखिए KIN आ रहा है, यानी कहीं पर भी काइन रहा ना तो मान के चलिए कुछ मूवमेंट की बात कर रहा है। एंजाइम है तो मूवमेंट करेगा ही, मूवमेंट करवाएगा ही, इसका तो फंक्शन ही है खूब घूमना और घूम घूम कर अपने काम को अंजाम देना। तो सिंपल है। तो जिस एंजाइम की बात कर रहे हैं उसका नाम क्या है? इंटेरोकाइनेज। कैसे साबित होता है एंजाइम है? क्योंकि लास्ट में एस है। क्या करना है? इसको काइंड करना है। काइंड मतलब चलाना है, चलाना मतलब एक्टिवेट करना है। किसको एक्टिवेट करना है? तो ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करना है। लेकिन खुद ये एंजाइम कहां से आ रहा है? ये एंजाइम आ रहा है इंटेरो, इंटेरो मतलब इंटेस्टाइन से। यानी जिस एंजाइम की मैं यहां पर बात कर रहा हूं उसका नाम क्या है? इंटेरोकाइनेज। कहां से रिलीज होता है? तो ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होता है। तो जरा सोचिए, जब पैनकेटिक जूस रिलीज हुआ होगा तो पैनकेटिक जूस कहां रिलीज हुआ होगा? पैनकेटिक जूस ड्यूोडेनम में रिलीज हुआ होगा। ड्यूोडेनम मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी अगर पैनकेटिक जूस ड्यूोडेनम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज हुआ होगा, मतलब ये एंजाइम्स भी कहां पर रिलीज हुए होंगे? ये एंजाइम भी तो ड्यूोडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज हुए होंगे। और स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल से क्या आ रहा है? एक एंजाइम आएगा, उसका नाम है इंटेरोकाइनेज। तो देखिए आंसर मैंने कई तरीके से दिया। इंटेरोकाइनेज क्या है? एक ऐसा एंजाइम है जो कहां से आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल से आता है। और एक समय ट्रिप्सिनोजन भी पैनक्रियाज से निकलकर कहां पहुंचेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जैसे ही ट्रिप्सिनोजन पैनक्रियाज से निकलकर स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, उसकी मुलाकात किससे हो जाएगी? उसकी मुलाकात हो जाएगी इंटेरोकाइनेज से। इंटेरोकाइनेज क्या करेगा? इसको एक्टिवेट कर देगा, और एक्टिवेट होकर इसका नाम पड़ जाएगा ट्रिप्सिन। एक्टिवेट होकर इसका नाम पड़ जाएगा ट्रिप्सिन, इसलिए मैं आगे ए लिख देता हूं। तो देखिए ट्रिप्सिनोजन एक्टिवेट होकर ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो गया। इस इंटेरोकाइनेज का पहला क्वेश्चन तो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि कहां से निकलता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है, इंटेस्टाइन से निकलता है, ड्यूोडेनम से निकलता है, जो रहे स्मॉल इंटेस्टाइन का कोई हिस्सा रहे, ड्यूोडेनम, जेजुनम, इलियम सबसे निकलते हैं। दूसरा एक कर्तक क्या है, इसका भी मैंने यहां पर आंसर दे दिया कि ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करके ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करते हैं, जो कि एक पैनकेटिक एंजाइम था। तीसरा एक और क्वेश्चन यहां पर घुमा कर देता है, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में रिलीज होने वाले एक ऐसे एंजाइम का नाम बताइए जो कि किसी भी भोजन के डाइजेशन में डायरेक्टली हिस्सा नहीं लेता। कितना आसान सा क्वेश्चन है, कितना सिंपल पूछा। बोला कि पूरे एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाने वाले एक ही एंजाइम का नाम आपको बताने हैं, एक ऐसा एंजाइम जिसका भोजन के डाइजेशन में यानी भोजन को पचाने में डायरेक्टली कोई रोल नहीं है। ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि एक ऐसा एंजाइम है, एक ऐसा एंजाइम है जो कि जाकर प्रोटीन को डाइजेस्ट। बायोम, अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का तो ये सपना पूरा करेगा बायोम इंस्टीट्यूट। आज ही ज्वाइन करें बायोम, नगरा टोली, शिवपुरी, तिलबन कॉलोनी, रांची। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करे, ऐसा कभी नहीं कहेंगे। इसका बस एक ही काम है, ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करके ट्रिप्सिन में बदलना। इस एंजाइम का कोई और दूसरा काम है ही नहीं। यानी आंसर वहां पर क्या देंगे? एक ऐसे एंजाइम का नाम बताइए जो कि भोजन का डाइजेशन में डायरेक्टली हिस्सा नहीं लेता, हाँ इनडायरेक्टली जरूर हिस्सा ले रहा है इसको एक्टिवेट करके। तो आंसर क्या होगा? फिर से आंसर वही होगा, इंटेरोकाइनेज। तो ध्यान रखना है, इंटेरोकाइनेज दो तीन तरीके से आपके थे, लेकिन अब तो क्या हो गया? ट्रिप्सिनोजन एक्टिवेट होकर ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो गया। और जैसे ही ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट होकर ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हुआ, जैसे ही ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हुआ, यही ट्रिप्सिन क्या हुआ? यही ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिनोजन के ऊपर भी टूट पड़ा, और यही ट्रिप्सिन प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज के ऊपर भी टूट पड़ा।
यानी अगले दोनों जो एंजाइम्स दिख रहे हैं इसको खुद कौन एक्टिवेट करेगा? खुद ट्रिप्सिन ही एक्टिवेट कर डालेगा। इसके लिए अब किसी अगले एंजाइम की आवश्यकता नहीं है। नतीजा काइमोट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाएगा, काइमोट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाएगा, काइमोट्रिप्सिन जो कि एक्टिव है, और वैसे ही प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एक्टिवेट हो जाएगा। आप प्रो हटा दें, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, तो इसका नाम पड़ जाएगा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो देखिए ये भी एक्टिवेट हो गया। इस तरीके से देखिए प्रोटीन को तोड़ने के लिए पैनक्रियाज ने 3 इनएक्टिव एंजाइम निकाले और तीनों इनएक्टिव एंजाइम को मैंने क्या कि एक्टिवेट कर दिया, जो कि अब ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज नाम से जाने जाएंगे। तो देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया। यानी आगे जाकर जब हम लोग डाइजेशन के प्रोसेस पढ़ेंगे, जब इन एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी, तो उस समय इस एक्टिवेट वाले लाइंस को हम लोग क्या करेंगे? छोड़ देंगे, क्योंकि यहीं पर उसको हम लोग एक्टिवेट करते चले जा रहे हैं, दिखा रहे हैं। थ्योरी पढ़ने से मतलब है, तो थ्योरी मैंने ऑलरेडी यहां पर बता दिया। आगे सिर्फ उसका प्रयोग करेंगे, आपको याद दिलाएंगे, देखिए उसको ऑलरेडी मैंने एक्टिवेट किया था, इतना बस जोड़ेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन क्या पैनक्रियाज के पास बस सिर्फ इतने ही एंजाइम है? नहीं, पैनक्रियाज के पास क्या है? एक और एंजाइम है। वो कौन सा एंजाइम है? किस चीज को तोड़ना है? कार्बोहाइड्रेट वाले एंजाइम को देख लिया, लिपिड वाले को देख लिया, प्रोटीन को देख लिया, अब क्या? न्यूक्लिक एसिड। इसी पैनक्रियाज के पास क्या है? न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग एंजाइम भी है, न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग एंजाइम भी है। और इस न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग एंजाइम का नाम क्या है पैनक्रियाज के पास? इसके पास न्यूक्लियेज नाम का एंजाइम है। आप चाहें तो इसको न्यूक्लियेज लिखें, या आप चाहें तो इसको डीएनएज प्लस आरएनएज लिखें, है ना? डीएनएज प्लस आरएनएज लिखें, एक ही मतलब है, क्योंकि डीएनए और आरएनए को हम लोग न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। डीएनए आरएनए को क्या कहते हैं? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्योंकि डीएनए आरएनए को न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, इसलिए इस तरीके के नामकरण का प्रयोग किया गया। तो पैनक्रियाज ने न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने के लिए जो एंजाइम निकाला, उसका नाम क्या रख रहे हैं हम लोग? उसका नाम रख रहे हैं हम लोग न्यूक्लियेज। आप चाहें तो सिर्फ न्यूक्लियेज बोले, अगर आपको इसको और बेहतर बोलना है तो न्यूक्लियेज 2 वेराइटी के होते हैं। आप चाहें तो इसको डीएनएज एंड आरएनएज भी कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पैनक्रियाज सिर्फ इसी न्यूक्लियेज नाम के एंजाइम को ही बाहर निकालता है। लेकिन एनसीईआरटी में यहां पर एरर है। एनसीईआरटी इस न्यूक्लियस के साथ साथ एक और एंजाइम के बारे में जिक्र करता है, उस एंजाइम का नाम है न्यूक्लियोटाइडेज। एक बड़ी सी गलती है, ये चूक है, लेकिन फिर भी मैं यहां पर लिख रहा हूं। तो न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग एंजाइम पैनक्रियाज से एक ही आएगा। आप चाहें तो न्यूक्लियस कहें, या आप चाहें तो उससे डीएनएज एंड आरएनएज कहें, एक ही बात होता है। लेकिन एनसीईआरटी न्यूक्लियोटाइडेज को जोड़ देता है, इसलिए मैंने जोड़ दिया। लिखने की आवश्यकता नहीं है, न्यूक्लियोटाइडेज हालांकि गलत ऑप्शन है यहाँ पे, लेकिन फिर भी आपको तो एनसीईआरटी फॉलो करना है, क्योंकि सिंपल सा रूल कहा जाता है, बॉस इज ऑलवेज राइट। तो एनसीईआरटी यहाँ पर हम लोग का बॉस है, उसको हम लोग फॉलो करना मजबूरी है। उसकी गलत चीज भी है तो उसको हम लोग मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो एग्जैक्टली याद रखिएगा, वाकई नहीं होते, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे, आपका क्वेश्चन रहे, आप इसको बिल्कुल एक्सेप्ट आपको करना होगा, क्योंकि एनसीईआरटी लिखता है। तो चलिए इसको हम लोग शामिल कर लेते हैं। ये देखिए अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे पैनक्रियाज, और देखिए पैनक्रियाटिक जूस हमने समाप्त किया। लेकिन एक्सोक्राइन पोर्शन समाप्त किए ना, अभी क्या बच गया? इंडोक्राइन पोर्शन बच गया। इंडोक्राइन पोर्शन का नाम क्या था? इंडोक्राइन पोर्शन, मैं इसको हटा रहा हूं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसको एक स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, फिलहाल आगे आपकी मदद करे। कैन वी प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज इक्वल्स टू जाइमोजेंस से, कैन इंग्लिश ही नहीं समझ में आया। मेरे ख्याल से आप पूछना चाह रहे हैं कि कैन वी से प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज इक्वल्स टू जाइमोजेंस। देखिए सिंपल मैं आपको क्लियर करता हूं। जब आपको सलाइवा में पढ़ा रहा था तभी मैंने क्लियर किया था। हमारे शरीर में जो ज्यादातर जो एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं, जो एलिमेंट्री कैनाल से जुड़े हुए हैं ना, कैसे बनते हैं? जहां भी बनते हैं ना, एक खास ग्रैन्यूल होता है। उस ग्रैन्यूल को हम लोग कहा करते हैं जाइमोजन ग्रैन्यूल, है ना? तो चाहे उस सलाइवा में मौजूद सलाइवरी एमाइलेज हो, या स्टमक में मौजूद भी कई सारे एंजाइम्स थे। अभी हम लोग देख रहे हैं पैनक्रियाज से निकलने वाला भी इतने सारे एंजाइम्स हैं। तो ज्यादातर एंजाइम्स एक खास ग्रैन्यूल से उसकी प्रोसेसिंग की शुरुआत होती है। उस ग्रैन्यूल का नाम होता है जाइमोजन ग्रैन्यूल्स। इसलिए ये शब्द एक उचित शब्द नहीं होगा, हालांकि बन रहा है उसी से आप मान लीजिए, लेकिन ये शब्द प्रयोग उचित नहीं होगा, क्योंकि इसी से तो बहुत सारे एंजाइम्स बनते हैं। इसलिए इसको ये नाम देना उचित नहीं है। प्लीज मूव कैमरा डाउन थोड़ा सा, ये लाइन कवर नहीं हो रहा है। जस्ट फ्यू सेकंड वेट कीजिए, तुरंत डाउन हो जाता है।
आपको दिखेगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंडोक्राइन पोर्शन बाकी है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे एक्सोक्राइन पोर्शन से क्या क्या प्रोसेसिंग हो रहे थे। इस चैप्टर में हम लोग काफी ज्यादा वक्त दे रहे हैं। वक्त देने के पीछे वजह यह है कि मेरी स्पीड यहां पर काफी स्लो चल रही है। अब कईयों को भले यहां पर तेज लग रही होगी, लेकिन मेरे हिसाब से मैं अपने स्पीड से लगभग 40% पीछे चल रहा हूं। 40% मैं पीछे चल रहा हूं, स्लो चल रहा हूं। उसके पीछे की सिंपल वजह है, ऑनलाइन क्लास है, मुझे आपके फेशियल एक्सप्रेशंस नोन नहीं है, मुझे जानकारी ही नहीं मिल रही, फीडबैक ही नहीं पता चल रहा है कि आपको पता नहीं किस तरीके से आप उसे ग्रैब कर रहे हैं। पहली मुश्किल मेरे लिए है, क्योंकि फेशियल एक्सप्रेशन से जानकारी हो जाती है कि किसको कितने हद तक समझ में आ रहा है। और दूसरी वजह यह है कि इसमें फाउंडेशन के भी स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए ये वर्ड बिल्कुल नया है, वो पहली बार इन वर्ड्स को सुन रहे हैं, इसलिए उनको प्रॉब्लम ना आए इसका ख्याल रखते हुए हम लोग थोड़े से धीरे में चल रहा हूँ। मैं अपनी बात सिर्फ कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा धीरे चल रहा हूँ। तो लगभग 40% मैंने स्पीड को यहाँ पर रिड्यूस करके रखा हुआ है, तो इसलिए वक्त लग रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, एक समय आएगा जब इसको हम लोग कॉम्पनसेट भी कर लेंगे। मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ। बॉडी में शुगर लेवल एज बढ़ने के साथ क्यों हाई लो होता है? इंसुलिन सिक्रेटिंग सेल्स, बिल्कुल मैं आ रहा हूं उसी चीज पर, है ना। क्यों होता है हाई लेवल या लो लेवल, उसके पीछे कई सारी वजह हो सकती हैं। तो चलिए मैं एक इंडोक्राइन पोर्शन का नाम लिखता हूं। इंडोक्राइन पोर्शन का नाम क्या था? इंडोक्राइन पोर्शन का नाम था आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और इस आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के पास कितने तरीके के सेल हैं? तो एनसीईआरटी कहता है कि इस आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के पास 2 तरीके के सेल हैं। एक सेल का नाम लिखता है अल्फा सेल, एक सेल का नाम लिखता है अल्फा सेल्स, दूसरे सेल का नाम लिखता है बीटा सेल्स। एनसीईआरटी तो यही 2 कहता है, लेकिन वाकई इसके पास 2 और वैरायटी के सेल होते हैं, जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं? जिसको हम लोग गामा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स भी कहते हैं, जिसको हम लोग गामा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स भी कहते हैं। अब आप यहां पर क्वेश्चन चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, फिर से आप क्वेश्चन वही पूछना चाहेंगे। अगर एनसीईआरटी अगर क्वेश्चन पूछा कि आइलेट्स और लैंगरहैंस में कितने तरीके के सेल हैं, 2 या 4, तो क्या आंसर देंगे? ऐसा नहीं पूछेगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछने वाला यहां पर सतर्क रहता है। तो ऑप्शन में या तो 2 दिखेगा या 4 दिखेगा, एक ही आंसर होगा आपका। लेकिन दूसरे एंगल से अगर क्वेश्चन पूछा जाए, कहीं किसी ने पूछ दिया कि अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल और डेल्टा सेल कहां पाए जाते हैं, आपका आंसर क्या होगा? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो ध्यान रखिएगा, ये सेल मौजूद हैं रियल में, इसलिए आपको क्वेश्चन पढ़ते बहुत आसानी से सॉल्व होता है, टेंशन नहीं। तो चलिए देखते हैं अल्फा सेल क्या निकालते हैं। अल्फा सेल एक खास हार्मोन निकालते हैं, उसका नाम क्या होगा? ग्लूकागॉन। उसी तरीके से बीटा सेल क्या निकालते हैं? ये भी एक खास हार्मोन निकालते हैं, इसका नाम क्या है? इंसुलिन। ग्लूकागॉन का काम क्या है? ग्लूकागॉन का काम है ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाना, क्योंकि ग्लूकागॉन का काम ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाना है, इसलिए ग्लूकागॉन को हम लोग क्या कहते हैं? इसको लोग हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन भी कहते हैं। काफी डिटेल में पढ़ना होगा, जब हम इंडोक्राइन सिस्टम जाएंगे तो काफी डिटेल में हम लोग पढ़ते नजर आएंगे, है ना, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपके क्वेश्चन को मैं यहाँ पर सॉर्ट आउट कर दूंगा। अल्फा सेल क्या निकालते हैं? ग्लूकागॉन। इसका काम क्या है? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाना, क्योंकि ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ जाएगी, इसलिए इस हार्मोन को हम लोग हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन भी कहते हैं। और ठीक उसी तरीके से बीटा सेल क्या निकालते हैं? इंसुलिन। ठीक उल्टा काम, बैलेंस करना है। इंसुलिन का काम ठीक उल्टा है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कमाना इसका फंक्शन है, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कमाएंगे, यानी कि इसके लिए शब्द क्या इस्तेमाल करेंगे? इसको हम लोग कहेंगे हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। इसे हम लोग हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन के नाम से संबोधित करेंगे। गामा सेल्स, चलिए मैं बता रहा हूं तेजी से, सिर्फ हम लोग इसी चैप्टर को ध्यान में रख रहे हैं, फिर आपका क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, ठीक है। गामा सेल क्या करेंगे? क्या जो पुराने अल्फा सेल होते होंगे या पुराने बीटा सेल होते हैं, क्या उसकी मौत होती होगी? बिल्कुल मौत होती होगी। सिर्फ न्यूरॉन्स की मौत नहीं होती, ये तो आपने ऑलरेडी जानते हैं, सिर्फ न्यूरॉन्स की मौत नहीं होती होगी, यानी अल्फा सेल और बीटा सेल तो पुराने होते होंगे, इसकी मौत होती होगी, वापस नए अल्फा सेल और बीटा सेल की जरूरत पड़ती होगी। कौन लाएगा? गामा सेल। गामा सेल क्या है? प्रीकर्सर सेल है। गामा सेल क्या है? ये प्रीकर्सर सेल है, यानी कि यही सेल, यही प्रीकर्सर सेल। प्रीकर्सर सेल किसे कहते हैं? प्रिमिटिव सेल को कहते हैं प्रीकर्सर सेल। और यही प्रीकर्सर सेल डिवाइड करके क्या बनाएगा? तो ये अल्फा सेल में भी कन्वर्ट हो सकते हैं और बीटा सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं, जिससे कि संख्या कमी ना हो। तो क्या अल्फा सेल और बीटा सेल की मात्रा लगभग बराबर होती है? जवाब है नहीं। अल्फा सेल की मात्रा बहुत कम, लगभग 10 से 15% ही होती है, और बीटा सेल की मात्रा तो लगभग 80% के आसपास होती है, बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं। तो ये ग्लूकोज बढ़ा रहे हैं, ये ग्लूकोज को कमा रहे हैं, बैलेंस आएगा। अब आप बोलेंगे बैलेंस कैसे आएगा? जब अल्फा सेल संख्या में इतने कम है और बीटा सेल संख्या में इतने ज्यादा है, यानी ग्लूकोज कमाने वाला हार्मोन ज्यादा है, ग्लूकोज बढ़ाने वाला हार्मोन तो कम है, तब तो इम्बैलेंस हो जाना चाहिए था, लेकिन इम्बैलेंस नहीं होगा। इसकी वजह या इसका आंसर कहां छुपा हुआ है? इसका आंसर छुपा हुआ है एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले हिस्से में। एक समय आएगा जब हम लोग ग्लैंड पढ़ेंगे तो आप देखेंगे एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले हिस्से में उसके भी 3 हिस्से होते हैं। उसके बीच वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं जोना फैसिकुलाटा,
वहां से मिक्सचर ऑफ हार्मोन आते हैं, उसमें लोग कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जिसमें सबसे मुख्य का नाम हुआ करेगा कॉर्टिसोल, और वो भी ग्लूकोज बढ़ाता है ना। यानी ग्लूकोज बढ़ाने के लिए और भी अल्टरनेट रास्ते उपलब्ध हैं, और इस वजह से इसकी संख्या यहां पर कम रखी जाती है, जिससे बैलेंस रहे। तो ध्यान दीजिए, यहां पर बहुत ज्यादा हार्मोनल पॉइंट से हम लोग नहीं बढ़ सकते, लेकिन इस चैप्टर में जो क्वेश्चन रहेगा उसको मैं ले रहा हूं। तो ग्लूकागॉन ग्लूकोज बढ़ाएगा 10 से 15% सेल की संख्या, इंसुलिन ग्लूकोज कमाएगा 80% इसकी संख्या, हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर कैसे हार्मोन कह सकते हैं, गामा सेल्स क्या है, प्रिकर्सर, अल्फा सेल और बीटा सेल का निर्माण करेंगे, और डेल्टा सेल क्या कहते हैं, डेल्टा सेल इस लड़ाई को रोकते हैं। डेल्टा सेल क्या करते हैं, लड़ाई को रोकते हैं। क्या ऐसा नहीं लग रहा कि ग्लूकागॉन और इंसुलिन के बीच में फैटिंग हो जाएगी? ये बार बार कहेगा ग्लूकागॉन कि मुझे ग्लूकोज बढ़ाने हैं, इंसुलिन कहेगा मुझे ग्लूकोज कमाने हैं, नतीजा ये अपनी मात्रा बढ़ाता जाएगा, फिर ये भी बढ़ाएगा, ये और मात्रा बढ़ाएगा, और बढ़ाएगा, ये और ज्यादा बढ़ाएगा, और ज्यादा बढ़ाएगा। लड़ाई, इस लड़ाई का कोई तो अंत होना चाहिए। नतीजा डेल्टा सेल क्या करेंगे, ये भी एक खास हार्मोन निकालेंगे, नाम होता है सोमैटोस्टेटिन। ये भी खास हार्मोन निकालेंगे, नाम क्या होगा, सोमैटोस्टेटिन। नाम में आंसर है। स्टैटिन मतलब क्या, स्थिर कर देना, सोमैटो मतलब क्या, सोमैटिक सेल को स्थिर कर देना। तो ये सोमैटोस्टेटिन नाम का हार्मोन क्या करेगा, ये सोमैटोस्टेटिन नाम का हार्मोन ये भी अल्फा सेल के ऊपर काम करेगा और ये भी बीटा सेल के ऊपर काम करेगा, और दोनों को क्या करेगा, दबा कर रख देगा, सप्रेस करके रख देगा कि बेवजह के हार्मोन को सिक्रेशन ना करें और लड़ाई आगे ना बढ़ाएं। खेल खत्म हुआ। तो सोमैटोस्टेटिन दोनों को सप्रेस करने की क्षमता रखता है, जिससे बेवजह ग्लूकागॉन इंसुलिन ना रिलीज हो। लेकिन ग्लूकागॉन और इंसुलिन क्या कहे जाएंगे, ये एक दूसरे के अपोजिट हार्मोन्स है ना, और अपोजिट हार्मोन्स को हम लोग क्या बुलाते हैं, एंटागोनिस्टिक हार्मोन कहते हैं। यानी ग्लूकागॉन और इंसुलिन ये क्या है, एक दूसरे के ये एंटागोनिस्टिक हार्मोन है। चलिए मैं आपके क्वेश्चन को तेजी से लेता हूं, फिर क्लास को मैं कंक्लूड करता हूं। हार्मोन हम लोग को बहुत डिटेल में पढ़ना है। इन हार्मोन्स को हम लोग दो जगह पढ़ने का मौका मिलेगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे, जहां पर डायबिटीज इंसिपिडस भी है, वहां पर इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। डायबिटीज मेलाइटस भी वहां पर आएगा, देखेंगे कैसे आएगा, है ना, जहां ग्लाइकोज वगैरह लिखा गया है ना। तो पहला इसको हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम डिटेल पढ़ेंगे, दूसरा हार्मोन में तो पढ़ना ही है, बहुत ज्यादा, लगभग इसको समाप्त करने में 1 घंटा के आसपास लग जाता है हम लोग ऐसे भी। चलिए देखता हूं मैं क्वेश्चन आपका क्या है। तो पहला क्वेश्चन था कि बॉडी में शुगर लेवल एज बढ़ने के साथ क्यों हाई लो होता है इंसुलिन सिक्रेटिंग सेल्स। आपने क्वेश्चन पूछा, आंसर भी लगभग आपने दे दिया, और लगभग मैंने आंसर दे भी दिया था, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे कोई भी सेल्स अपनी इफिशियंसी को बरकरार नहीं रख पाएंगे। अगर सेल अपनी इफिशियंसी को बरकरार नहीं रख पाएंगे तो ऑब्वियसली यानी इंसुलिन अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। आगे देखेंगे इंसुलिन अच्छे से काम नहीं कर पाएगा या इंसुलिन के रिसेप्टर्स अच्छे से काम नहीं करेंगे। इस आधार पर डायबिटीज फिर दो तरीके के होंगे, इसको हम लोग टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस या टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस भी कहेंगे। टाइप 1 मतलब इंसुलिन डिपेंडेंट और टाइप 2 मतलब नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। तो बहुत डिटेल में आपको पढ़ाना होगा, क्योंकि इसका आंसर वहीं पर कुछ छुपा हुआ है, तो इसमें वक्त लगेगा, लेकिन फिर भी आंसर बहुत आसान सा है। समय बढ़ने के साथ हमारे शरीर के जो हार्मोन को रिसीव करने के जो रिसेप्टर्स होते हैं या हार्मोन निकालने वाले जो सेल्स होते हैं, दोनों ही अपनी प्रभाव को खोने लगते हैं, और प्रभाव खोने की वजह से शुगर कंट्रोल मुश्किल हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में सिक्रीट होता है। ठीक है, मैं इंसुलिन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में सिक्रीट होता है, में नहीं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से सिक्रीट होता है, वो तो हम लोग देख ही रहे हैं, बिल्कुल एंडोक्राइन पोर्शन है। स्लो ही चल रहा है, बिल्कुल मैं बोलता हूं स्लो तो चल ही रहा है, लेकिन देखते हैं आपसे क्वेश्चन सॉल्व होता है कि नहीं। कितना भी मैं स्लो चलूं, लेकिन आपके लिए तो फिर भी फास्ट ही होना चाहिए था। चलिए, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, अगले क्लास से मिलते हैं।